है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक डायरेक्टर को जिनका नाम है दिव्यांशु मल्होत्रा। दिव्यांशु जो है वो दिल्ली में बॉर्न हुए थे। इसके बाद इन्होंने थिएटर एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। ये इंजीनियर रह चुके हैं बाय प्रोफेशन। उसके बाद इन्होंने पुणे में जाके अपनी एक्टिंग एजुकेशन को, अपनी थिएटर एजुकेशन को जो है स्टडी किया। एंड धीरे धीरे करके जो है ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू जुड़े। एंड उसके बाद जो है आप इन्हें फिल्म्स के लिए जानते हैं, आप इन्हें क्यूबिकल्स डायरेक्ट करने के लिए जानते हैं, आप इन्हें डायरेक्ट करने के लिए जानते हैं। इससे इनकी डायरेक्शनल जर्नी शुरू हुई। तो आइए बात करते हैं दिव्यांशु से उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में, साथ ही उनकी डायरेक्शनल जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे वो सेट पर जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अलग अलग एक्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके आते हैं, ऑन स्क्रीन देख पाते हैं। और नए एक्टर्स के लिए, नए एक्टर डायरेक्टर्स के लिए, नए एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए उनकी क्या एडवाइस रहती है। तो आइए बात करते हैं दिव्यांशु से उनकी जर्नी के बारे में। Awesome. हाउ आर यू? All good, all good. Yeah, so first of all, welcome to Shabdo Ka Safar, and thank you for joining me here. And it's an immense pleasure Thank you to so much. be here. Thank you, Vandana. Thank you so much. Thank you so much. तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मतलब आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आई थिंक आपने इंजीनियरिंग की है, एंड उसके बाद जो है आपने पूरा डायरेक्शन में, फिल्म मेकिंग में जो है आपने स्विच ले लिया था। बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में? Yeah, sure, sure, sure. So I started actually in storytelling में मेरा जर्नी शुरू हुआ था थिएटर से। तो मैं काफ़ी यंग था जब मैंने थिएटर शुरू किया था। एंड तब तो जी आप स्कूल में करते हो या लोकल लेवल पे गली नुक्कड़ में जी करते हो। तो अब आज दशहरा है एंड आई थिंक जी। मज़े की बात ये है कि मेरा थिएटर का जर्नी रामलीला से ही शुरू हुआ था। ओह ग्रेट। गली में दशहरा। हाँ हाँ, तो दशहरा के दिन हम लोग बच्चे सब मिलके रामलीला करते थे, तो जिसमें ओके। हम कभी वानर सेना बनते थे। जी। फिर तो क्योंकि बच्चों को तो वानर सेना ही बनाया जाता हाँ है, जी हाँ तो जी। हम लोगों ने वहीं से शुरू किया। करते करते स्कूल में थिएटर हुआ और नुक्कड़ नाटक हुए, स्टेज जी प्लेज हुए। वहाँ से फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काफ़ी थिएटर करने को मिला, क्योंकि मैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी में था, चंडीगढ़ में। जी और उधर का थिएटर सर्किट बहुत स्ट्रांग था, चाहे वो विद इन कॉलेजेस हो या जी। फिर स्टेट लेवल पे जो भी थिएटर होता था, काफ़ी हाँ जी। स्ट्रांग था कल्चर। जी तो उधर से काफ़ी और प्रोफेशनली थिएटर करने का मौका मिला। जी देन एक्टिंग से धीरे धीरे डायरेक्शन, राइटिंग। जी तो मल्टीपल हैट्स डालते हो जब आप एक थिएटर ग्रुप में जी। काम करते हो। हाँ जी वहाँ से एक मेन सिलसिला शुरू हुआ कि यार ये अच्छा है, ये कहानियां सुनाना, जी ये शब्दों का सफर, ये जी अच्छा है। और जी कैसे इसको लाइफ में प्रोफेशनली किया जा सकता है। जी तो वहां से जब शुरू किया तो मुझे याद है तब मेरे फादर ने मुझे बोला था कि अगर तुझे इंजीनियरिंग छोड़ के ये करना है जी तो पहले इससे पैसे कमा के दिखा। जी। तो 2011 में मैंने थिएटर पढ़ाना शुरू किया था ओके। स्कूल्स और कॉलेज में बच्चों को। जी। तो ऐसे अच्छा, आप पैम्फलेट थिएटर पे। की क्लासेस भी लेते थे अपने एक्सपीरियंस से? हाँ, मैं थिएटर की क्लासेस लेता था, हाँ, क्योंकि जी। मुझे लगता था कि अगर मुझे 10 में से 6 आता है, हाँ जी। बच्चे हैं जिनको 10 में से 2 आता होगा स्कूल जी में, तो अगर हम उनको आगे सिखा सकते हैं तो व्हाई नॉट। जी तो समर कैंप्स होते थे और जी। स्कूल्स में पैम्फलेट बना बना के मैं दे के आता था कि ओके। ये करिकुलम है, हम ये सब कर जी सकते हैं। तो मैं और मेरा एक दोस्त था थिएटर ग्रुप में ही, जो अब की मेरे स्टूडियो में मेरा पार्टनर है, विपुल। जी हम लोगों ने तब से ये फ्रीलांस से 2 रुपए कैसे कमाने, इधर से 10 कैसे कमाने, ये जी सब जुगाड़ हमने जी। करना शुरू किया। मतलब आपका बिजनेस माइंडसेट भी था साथ में। तो वहां से, इंजीनियरिंग जो हाँ, आपने वहां की से एक थी कि बिजनेस माइंड इंजीनियरिंग आपने फिर से। बैकअप के लिए की कि मुझे मतलब एक घर वालों का भी होता है कि मुझे मैंने इंजीनियरिंग कर। सिर्फ अपने घर वालों को डिग्री पकड़ाने के लिए करी थी। जी क्योंकि मैं क्लियर था कि मुझे जी कंटिन्यू नहीं करना। हालांकि मैंने दिल्ली मेट्रो में थोड़ी देर काम भी किया था। जी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो एक उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट हाँ होता है, जी सर। तो वहां पे मैंने थोड़ी देर काम किया था। जी पर मुझे समझ आ गया था कि ये यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, ये जी मेरे लिए है ही नहीं दुनिया। जी तो वहीं पे जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, बारह खंबा रोड पे, जी वहीं पास में एनएसडी हुआ करता था, मंडी हाउस में। जी जी। मंडी हाउस। तो मैं निकलता था घर से काम पे जाने के लिए, पर मैं राइट की जगह लेफ्ट लेके मंडी हाउस जी। पहुंचता था। अच्छा, आपने फिर वहां मंडी पे हाउस में भी ट्रेनिंग की है? मतलब अपना थिएटर जी, वगैरह तो वहां पे वहां पे, करती हाँ हाँ, क्योंकि कुछ मेरे ना उस टाइम पे थिएटर डिपार्टमेंट में जिन लोगों के साथ हम काम करते थे, उनमें से थी? कुछ जी लोग एनएसडी आ चुके थे। जी और काफी लोग मंडी हाउस में बाकी श्रीराम सेंटर और अलग अलग जगहों पे जी परफॉर्म करते थे। जी
तो वहां पे मैंने अतुल कुमार जी के साथ थिएटर करना शुरू किया। जी, और बढ़िया। वरुण थे, उनके साथ थिएटर करना शुरू हाँ किया, जी। कैवल्या प्लेज। जी। तो वहां से एक एनएसडी और एनएसडी के सर्किट में काम करना मैंने वहां जी। शुरू किया था। जी। देन उधर से पुणे गया, जहाँ पे मैंने फिल्म स्टडीज करी। जी। फिर वहां से मैंने धीरे धीरे 2014-15 ऑनवर्ड्स देन प्रॉपरली स्विच मैंने ले लिया था, जी। टू लर्न द क्राफ्ट ऑफ सिनेमा, टू जी। अंडरस्टैंड कि जी। भाई कैमरा, एडिट, राइटिंग, ये सब जी। कैसे काम करते हैं, क्योंकि जी। स्टेज की लैंग्वेज अलग है हाँ जी। और स्क्रीन की लैंग्वेज अलग है। जी। तो उसको अडेप्ट कैसे करना है, उसका सफर जी। वहां शुरू हो गया। जी। एंड देन 2014 में मैं बॉम्बे पहुंचा, और बस फिर तो चलते 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 जी, आओ। तो आपका बॉम्बे में फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे था? मतलब आपने जो थिएटर किया था उसी के एक्सपीरियंस के थ्रू था? उसके थ्रू भी था, पर हालांकि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी बॉम्बे में, वो प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में थी, जी। जो जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी सिम्बाइसिस से। हाँ जी। वहाँ से प्लेसमेंट हुआ था। तो आपने वहाँ मैं, सिम्बोसिस एफटीआई से किया है, मतलब जो फिल्म नहीं स्कूल नहीं, है? मैंने सिम्बाइसिस मीडिया एंड कम्युनिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, आई ऑल्सो डन एमबीए फ्रॉम सिम्बोसिस पुणे। अरे, क्या बात है, क्या बात है! तो कौन से कैंपस से थे आप? सर एक्चुअली मेरा तो कोरोस्पोंडेंस में था, बट था अच्छा, सिम्बोसिस से। ठीक है। और आपका सिम्बी ही था? अरे या, वाह यार, बहुत! तो हाँ, तो हम दोनों सिम्बी वाले निकले यहाँ। जी सर। तो सिम्बी से मैंने पोस्ट ग्रेड किया था, और फिर पहली जॉब थी प्राइम फोकस में, विच वाज एज अ जी। राइटर। मैं बताऊँ, राइटर वहाँ टाटा स्काई के एड्स लिखता था। जी। वहां से फिर सिने प्ले करके कंपनी थी, जी। जो थिएटर की स्क्रिप्ट्स के टेलीप्लेस बनाते थे। ओके। और वो मुझे लगा कि ये ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे दोनों जी। स्किल सेट्स का। जी। एक मेरा थिएटर एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड भी और आपका। दूसरा नया क्राफ्ट अभी सीख रहा हूँ, हाँ विच जी। वॉज फिल्म। जी। तो वहां पे फिर मैंने वो जॉब छोड़ के प्राइम फोकस वाली सिनेप्ले में काम किया सिनेप्लेस में आ तकरीबन गए। 1 साल। तो उनमें मैंने बादल सरकार जी के प्लेस, विजय तेंदुलकर जी के प्लेस, जी। मोहन राकेश जी के प्लेस, जी। इन इन सब पे काम करने का मौका मिला। जी। और लिटरेचर में पकड़ ठीक था, और जी। धीरे धीरे वो लिटरेचर को अडेप्ट कैसे करना है हाँ फॉर जी। स्क्रीन, जी। वो प्रैक्टिस करने का मौका मिला। जी। अ, उसके बाद तकरीबन 1 साल मैंने टीवीएफ में जॉब किया, इन हाउस। जी। तो वो था 2017 में। जी। टीवीएफ के बाद मैं गया एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉल्ड द ग्लिच, जी। जहाँ पे मेरा डायरेक्शन का, कमर्शियल डायरेक्शन का मेरा सफर शुरू हुआ। जी। क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाए थे, और अपनी प्रैक्टिस के लिए जी। म्यूजिक वीडियोस, और जब करते जी। हो व्हेन व्हेन यू जी। बिगिनिंग, तो मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा, मैं जिद्दी दिमाग का था कि मुझे डायरेक्ट ही करना है डे जी, वन से। आपको एक पैशन कि मिल गया होगा ना, इस डायरेक्शन में फिगर आउट कर लिया होगा कि मुझे बिल्कुल डायरेक्शन फील्ड में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी जैसे जी। डायरेक्शन में जाने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? कि आप या तो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बढ़ सकते हो, जी। या फिर आप राइटिंग के तौर से बढ़ सकते हो, या फिर आप प्रोड्यूसिंग के तौर से बढ़ सकते हो। तो मैंने लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग करके फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जितनी जल्दी मैं अपना क्राफ्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, जी। उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जल्दी मैं खुद को जान पाऊंगा, अपने सुर को जान पाऊंगा। जी। तो अराउंड 2018 से मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया एड्स से, विच जी। इज़ अ वेरी शार्प लैंग्वेज, कि 30 सेकंड में आपको कहानी सुनानी है। हाँ जी। तो वहां से करके फिर मैं युवा नाम की कंपनी में गया, जहाँ जो निखिल तनेजा, अमृतपाल बिंद्रा और जी। आनंद तिवारी की कंपनी थी। तो 1 साल तकरीबन वहां जॉब किया, एंड दैट वाज माय लास्ट जॉब। जी। क्योंकि उसके बाद समझ आ गया था कि थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, जी। क्योंकि आप एक जॉब में होते हो तो आपको अपने पर्सनल विजन और कंपनीज के विजन को जी। अलाइन रखना पड़ता है। जी। पर जब आपको थोड़ी जल्दी होती है, आप कहते हो जी। कि ओके, इट इज अनफेयर कि आप एक कंपनी में हो पर अपने पर्सनल विजन के बारे में जी। ज्यादा सोच रहे हो। जी। तो फिर मुझे ये तब तक सीख मिल गई थी कि नहीं, फ्रीलांस करो, हिम्मत जी। जुटाओ। तो घर पे बात की, पैसे वैसे का सिचुएशन अपना, जी। सैलरी से जितना आता था समझा। जो मेरी वाइफ है अब, तब मेरी पार्टनर थी, तो उनसे पूछा कि जी। कैसे करें। जी। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10 साल बाद। जी। तो फिर मैंने फ्रीलांस करना शुरू किया। जी। एंड बस वहाँ से फिर करते करते म्यूजिक वीडियोस, कॉर्पोरेट एड्स। पहला शो मिला मुझे 2019 में। एक जी। शो था बेसमेंट कंपनी के नाम से। जी। तो वो पहला शो हुआ। उसके बाद मैंने किए एडल्टिंग एंड जी। ब्रोचारा विद जी। डाइस मीडिया। जी। उसके बाद फिर टीवीएफ के साथ फ्लेम्स हाँ हुआ, जी। क्यूबिकल्स हुआ। और अभी जी। हाल ही में फिर सीजन 2 रिलीज हुआ म्यूजिक है, से भी आ रहा है जी। सीजन 2 हुआ।
तो यही सफर रहा है अभी तक जी इन द जी। लास्ट अ, जी, तो आपने 10 मतलब 15। फ्रीलांसिंग में अपनी जर्नी शुरू कर दी थी पहले फिगर आउट करते करते कि आप अपनी जी, स्किल्स दिखाना चाहते हैं, एंड ये सारे शोज भी आपने फ्रीलांसिंग में ही किए? ये सब फ्रीलांस थे, जी जी जी, जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, सारे आपको शोज जब लगता है डायरेक्शन पैशन, 2018 के। जी, कि मैं इस प्रोजेक्ट में देना चाहता हूँ अपना इनपुट जो है, अपना पूरा डायरेक्शन दे पाऊंगा, देन यू ऐड टू इट, वैल्यू टू इट। वो भी होता है ना कि आपको अंदर से लगना चाहिए कि आप तैयार हो। जी तो आप खुद को झूठ बोल रहे हो और आप अलग अलग रीजन ढूंढते हो। तो जी मुझे ये था कि जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं अंदर से तैयार हूँ रिस्क लेने के लिए, क्योंकि रिस्क आप ले लेते हो, मुझे लगता है आप छलांग तो मार देते हो, पर छलांग मारने के बाद वो चोट को कितना सह सकते हो, जी वहां असली गेम है। तो जब लगा कि तैयारी इतनी है कि चोट सह लेंगे, जी तब मैंने छलांग मारी फ्रीलांस की दुनिया में। जी और मुंबई में रहते हुए फ्रीलांस करना, मैं क्विंटेसेंशियल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जी घर से पैसा लेने का ऑप्शन नहीं था। जी आपको अपने पैसे भी खुद देखने हैं, मम्मी पापा भी रिटायर हो रहे थे। जी तो वो सारे फैक्टर्स आपके माइंड में आते हैं कैलकुलेशन करते हुए। तो ये सारे कैलकुलेशंस के साथ फिर मैंने जब जब थोड़े सेविंग्स हुए, थोड़ा जी एजुकेशन लोन ठीक हुआ, फिर मैंने फ्रीलांस की दुनिया में छलांग मारी। जी। एक अपनी और क्रिएटिव आर्ट पे भी तो अपने आप को प्रोग्रेस हो जाता है कि हाँ, एक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ अब। डेफिनेटली आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है कि अ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस कम उस टाइम पे बेवकूफी ज्यादा थी। जी क्योंकि वो एक कहावत है ना कि द मोर आई सी द लेस आई नो। या- क्योंकि तब लगता था कि हमें सब आता है, जी पर अब जब हम उसमें पूरी तरीके से घुस चुके हैं और अब सिनेमा देखते हैं, सबको समझते हैं, अब लगता है यार कितना कम आता है और कितना सीखना है। जी तो उम्र के साथ मुझे लगता है वो वाली हिम्मत भी रिस्क लेने की ना कम होती रहती है। जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं ठीक है, मैंने सही टाइम पे वो जी बेवकूफी वाला रिस्क ले लिया और जी फिर उतने ही गधों की तरह मेहनत भी करी। जी अब आज रिस्क अलग होते हैं, रिस्क की कैलकुलेशन अलग जी होती है, जिन फैक्टर्स के बारे में आपने सोचना है वो अलग होते हैं। जी तो बीच में एक ऐसा फेज आया था अभी जब मैं रिस्क लेना मैंने बंद कर दिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब एक डायरेक्टर है, राइटर दोस्त है काफी अच्छे, तरुण डुडेजा। जी उन्होंने मुझे काफी सालों पहले एक चीज सिखाई थी कि अगर तुझे कहीं जाना है तो जहां खड़ा है उसको छोड़ना पड़ेगा। जी डेफिनेटली। अब हर थोड़े सालों बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो। जी पहले आप मेहनत करते हो, फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो, और फिर मेहनत होती है उस कंफर्ट जोन को तोड़ने की, उसको छोड़ने जी, की, दोबारा और एक आगे जाने एक्सपैंड करने की अपनी हॉरिजन को। से जीरो से शुरू करना। जी तो आई थिंक वो लास्ट ईयर मेरे साथ फिर हुआ कि कुछ शोज मैं कर चुका था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे एक एक अपनी कहानियां सुनानी है, जी क्योंकि अभी तक जो शोज मैं डायरेक्ट कर रहा था उनके राइटर्स कोई और थे। हाँ जी और मैं डायरेक्टर ज्वाइन करता था उस जी प्रोजेक्ट को। जी पर अब मुझे ऐसा लगा, जो मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ, कि कुछ मेरी लिखी हुई कहानियां ही मैं डायरेक्ट कर पाऊँ ओके। और उनको मैं ऑडियंस तक कैसे पहुंचा पाऊँ। जी तो आई थिंक अभी ये सफर चल रहा है, अभी अगला रिस्क ये जी लिया है, तो जी देखिए इस रिस्क में क्या होता है, अभी तो जी। ये वक्त ही बता है। मतलब आपने नए प्रोजेक्ट पे लिखना शुरू कर दिया है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम आपको लिखते हुए भी देखेंगे और डायरेक्ट करते हुए भी देखेंगे। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि या अभी पिचिंग का सफर भी बहुत लंबा होता है। जी अब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, शब्दों के सफर में लिखाई जी एक हिस्सा है, जी बिकाई एक हिस्सा है। जी आपको उसको बेचना आना चाहिए, वो अलग हाँ एक जी हिस्सा है। तो जी अभी मेरा बेचने वाला वक्त चल रहा है। तो लिखाई के बाद जब बिकाई हो जाएगी, और फिर जी बिकाई के बाद बनावट होगी, तो जी। तब तब देखते हैं कैसे आएगा वो वो भी एक टाइम। नया फेस है ना, मतलब अभी आपको भी बिल्कुल। एक्साइटमेंट होती होगी कि मुझे जब प्रोजेक्ट पिच करना है, तो आपको भी कई चीजें पता चलती होंगी, जैसे आपने खुद ही बोला था कि हॉरिजन हम लोगों का बढ़ता है, पहले हम लोग को लगता है हमें सब पता है, बाद में हाँ। फिर हम लोग अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। डेफिनेटली, अभी जितनी भी बारी आप पिच करो अपनी कहानी, जितनी भी जी बारी आप कहानी किसी को भी सुनाओ, आपको कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, आपको कुछ फीडबैक देखने को मिलता है। क्योंकि जी जब आप कहानी सुना रहे हो, आप केवल सुना नहीं रहे, आप सामने वाले को देख भी रहे हो, आप समझ रहे हो कि कौन सा जोक पे वो हंसे, जी कौन से मोमेंट पे वो इमोशनल होना चाहिए था वो जी इमोशनल हुए। हाँ कई जी बार इमोशनल मोमेंट पे कोई हंस पड़ता है, या जी हंसने वाले मोमेंट पे कोई ऐसे हो जाता है, तो आपको लगता है अरे ये तो गलत हो रहा है, आपको हाँ वापस जी इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये भी एक हिस्सा है उसी उसी सफर का। तो सीखने को मिल रहा है ये अब सब। अब जी देखो, अब इससे क्या होगा, क्या चीज बन के आएगी, वो तो जी थोड़ी देर में पता लगेगा हमको। जी।
तो वो बाकी आपके प्रोजेक्ट में जैसे आपकी क्रिएटिव, जैसे आपने फ्लेम्स में काम किया या क्यूबिकल्स की आपने स्टोरी की, तो उसकी जो ओरिजिनल स्टोरी थी, जब आपने स्क्रिप्ट कन्वर्ट की उसे ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए, तो सबसे बड़ा जो क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज जो हम बोलते हैं वो क्या रहा था? मतलब क्या चीज आपने बनाई उससे कि वो एकदम मतलब हिट हो जाए, कि ऐसी क्या चीज थी जो आपने एड ऑन की? हाँ मतलब ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, आपने जो बोला जी क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज, जी वो क्रिएटिव एलिवेशन होती है बेसिकली, जी क्योंकि आप स्क्रिप्ट पे कुछ पढ़ते हो जी एंड फ्लेम्स हो या क्यूबिकल्स हो, राइटर्स ने इतना सुंदर काम किया था। जी। एंड ये ऐसे शोज थे जिनकी दुनिया ऑलरेडी सेट हो चुकी थी। हाँ जी तो उसमें चैलेंज भी था और जी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि एग्जिस्टिंग विजन को आगे लेके जाना है, जी। और उसके साथ साथ अपना भी एक कीड़ा होता है कि मैं क्या अलग करूं। हाँ जी कि अगर मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ अगला सीजन, उसके दायरे में रहते हुए मैं क्या अलग कर सकता हूँ। जी। वैल्यू एडिशन तो क्या कर सबसे, सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़े चैलेंजेस ही वो थे कि इन दोनों शोज में, अब वो चाहे फ्लेम्स हुआ हो, क्यूबिकल्स हुआ हो, ब्रोचारा हुआ हो, सिक्सर हुआ हो, इस उनके दायरे समझना और उन दायरों में कुछ नया मैजिक ढूंढना अपने जी लिए। जी और मेरे लिए एक जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ये कहानी अगर मैं सुना रहा हूं तो इसमें अलग क्या है किसी और के सुनाने से, जी क्योंकि वही कहानी वही पात्र अलग अलग लोग अलग तरीके से सुना सकते हैं, जी। जो हम अडेप्टेशंस कहते हैं या हाँ जी रेंडिशंस कहते हैं, जी एनिमेशंस कहते हैं। सो जब फ्लेम्स की कहानी मैं पढ़ता था, मैं ये सोचता था कि ठीक है, रजत इशिता की इस जी ट्यूशन वाले रोमांस में मैं ऐसा क्या अलग अपने तरफ से ऐड कर सकता हूँ, जी। राइट। अब उसमें चाहे पांडु जो उसका दोस्त हो, हाँ जी तो हमने एक कॉमेडी फ्रेंड की तरह देखा है, जी उसके कैरेक्टर में और डेप्थ कैसे दे सकते हैं, जी राइट। जो हमारे सर हैं, कौशल सर, जी उनकी, जिनको हमने आज तक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ज्यादा देखा है, जी उनके पर्सनल टेंशन्स को हम ज्यादा एक्सप्लोर कैसे कर जी सकते हैं, जी जिससे कि वो जो कैरेक्टर है वो जी और ह्यूमन फील हो। जी। फाइट वो कैरेक्टर उसको एलिवेशन भी आपने किया मेन कैरेक्टर को कैरेक्टर की फोकस करते हुए। एलिवेशन हो, बिल्कुल सही बात है, कैरेक्टर की एलिवेशन हो, कैरेक्टर और डीपर जाए, है जी ना, उसके और शेड्स निकल के आए। जी जैसे एक मुझे याद है, एक हमारा डिस्कशन हुआ था फ्लेम्स 3 में, कि एक जी। मौका आता है जिसमें इशिता रजत को डांट देती है, हाँ जी और उस पर बहुत डिस्कशन हुआ कि इशिता क्यों डांट रही है, मैंने कि आज तक नहीं डांटा। हाँ जी तो मैंने कहा इसीलिए डांटना चाहिए, क्योंकि आज तक अगर नहीं डांटा, जी क्योंकि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ मुझे पता है कि मेरी जो पार्टनर है वो हाँ तो जी मुझे डांट देती जी कि ये गलत है, जी और वहीं से तो मैं एज अ मैन सीख पाता हूँ टू बी अ बेटर मैन। जी तो ये मोमेंट्स हमने फ्लेम्स में और ऐड किए, जी जिसमें इशिता ने और एजेंसी ली, जिसमें अनुषा ने और एजेंसी ली, जी और सिमिलरली क्यूबिकल्स में जब क्यूबिकल्स की स्टोरी आई, तब कहानी का वन लाइनर ये था कि पीयूष अब टीम लीड बन चुका है, टीम जी लीडर बन चुके हैं, हाँ जी उसी टीम का जो उसके दोस्त थे। जी तो वहां पे खोजना ये था कि टीम लीडर तो वो बन चुके हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ लीडर इन फ्रेंडशिप। जी कि पहले आप चारों एक समान थे, हाँ जी। अब एक और जना अब आप ऊपर है। में से एक ऊपर जा चुका है। तो जी उससे दोस्ती में क्या असर होता है, जी उससे पर्सनल रिलेशनशिप्स या पर्सनल खुद को आप कैसे देखते हो। जी आप कई बार, आपको बतौर टीम लीड शायद डांटना पड़ता है, पर फिर आप घर आते हो और आप उदास होते हो कि जी ये आपको नहीं बोलना। हाँ जी तो वो मैजिक वाले मोमेंट्स ढूंढना कि आ, कि काम में उसको हो सकता है अपने दोस्तों को डांटना पड़े, पर जी घर आके उसका अकेलापन, जी जब दोस्त दोस्त थे सिर्फ, तो जी चारों लोग घर एक साथ आते थे। जी अब क्योंकि वो टीम लीड हो चुका है तो दोस्त अलग से पार्टी करते हैं और इसको घर अलग अकेला जी जी आना पड़ता है। जी तो वो सारे मोमेंट्स एक तो खोजना स्क्रिप्ट में भी थे, जी ऊपर से उसकी डेप्थ, इमोशनल डेप्थ को अपने लाइफ के फेज से जी कंपेयर करके मैच करना। जी। जैसे ओवर द मतलब आपने रियल ईयर, लाइफ ही तो उसका वो एरा छुआ ना। जैसे अगर कोई, अगर जितना हायर लेवल जाते रहते हैं पोजीशंस में, तो उनके क्यूबिकल्स अलग होते रहते हैं, कैबिन्स अलग होते रहते हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते, वो करना चाहते भी है तब भी वो टीम के साथ जाके नहीं बैठ बिल्कुल सकते। एक गैप आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इसका सीधा पैरेलल मैं कई बारी मजाक में भी बोलता हूँ कि एज डायरेक्टर आप हायरार्की के
हायरार्की में काफी ऊपर हो, जी एंड दे से दैट इट गेट्स लोनलियर एट द टॉप। जी और यही कई बार होता है। जी कई कई दफा ऐसा होता है कि आप आउट स्टेशन हो और आप शूट कर रहे हो, और आपकी पूरी टीम और आप एक साथ होटल में रुके हो। तो कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं रात को शूट के बाद वॉक करता हुआ नीचे जाता हूँ और मैं देखता हूँ जी कि मेरी पूरी एडी टीम पार्टी कर रही है। और जी जैसे ही मैं आता हूँ वो कहते हैं सर आगे, सर आगे, और कमरे में जी चले जाते हैं। जी और मुझे लगता है कि यार मैं पार्टी करना था, क्योंकि जी उनको लगता है कि सर है। जी और एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वो डर जाते हैं, ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। या सो आई थिंक इट वाज अ वेरी पर्सनल कनेक्ट इन द फ्रंट की एज अ डायरेक्टर। जी तो हाँ, तो जैसे जैसे आप लाइफ में अगले कदम पे आ जाते हो, जी ऐसे आपको उस लोनलीनेस, तो तो क्यूबिकल्स काफी पर्सनल उस तरीके से। जी एंड सिमिलरली जब सिक्सर की बात आई, उसमें भी ये था कि क्या खोजें ऐसा एक जी प्लेयर के माइंडसेट। जी तो उसमें भी ये लगता था कि कई दफा मैं सोचता था कि जो प्लेयर्स होते हैं जब अपने करियर के पीक पे होते हैं और मैच के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पे होते हैं, स्टेडियम में कितना शोर होता है, जी और उनको सब शोर को भुला के फोकस करना होता है सिर्फ अपने अपने कर्म पे। जी अगर अपनी एक बैटर परफॉर्मेंस। है तो उसको फोकस करना है कि बॉल पे, अगर एक बॉलर है तो उनको फोकस करना है अपनी राइट बॉल डालने पे। जी दैट इज सो सिमिलर अगेन टू हाउ वी आर ऑन शूट्स, कि जी इतनी शूट में इतने शोर में आपको कैसे फोकस करना है उस एक इमोशन पे। फिर जी चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप डीओपी हो, क्योंकि जी आप सब उस एक मोमेंट को बनाने में लगे हुए हो। जी तो आई थिंक मेरे प्रोसेस का एक हिस्सा रहता है कि रियल लाइफ में मैं क्या फील कर रहा हूँ, अगर जी मैं उतनी ही क्वालिटी से वही चीज ऑडियंस को फील करवा पाऊँ, जी आई थिंक दैट इज द जॉब जी वो डन रिलेट वेल। कर पाएंगे तभी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। बाकी फिर जैसे कि जब फ्लेम फिट हो गई थी तो क्यूबिकल फन आते वक्त मतलब आपको क्या कभी ऐसा लगा मतलब कि एक तो ऑलरेडी हिट हो चुकी है, अब नेक्स्ट भी उसी लेवल की हिट होनी चाहिए, मतलब एक ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन हो चुकी होती है ना, जैसे आपने बताया भी कि ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन होती है सेकंड प्रोजेक्ट को बनाते टाइम। तो आपने जी। कैसे उस सेल्फ डाउट को बीट किया या कैसे उसमें और ज्यादा एलिमेंट्स ऐड किए? कुछ तो आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हो, इसके अलावा कुछ और भी था जो आपने एडिशन किया? अब आई मीन एडिशंस तो देखिए, जो आप कह रहे हो कि एक प्रोजेक्ट आपको लगता है कि हिट हो गया है, तो अगले में आपको वो प्रेशर डेफिनेटली जी फील होता है। अब इसके दो तरीके हैं। हर बारी जब आप प्रोजेक्ट करते हो कोई और वो रिलीज होता है, कई दफा आपको पता होता है कि यार आप इस प्रोजेक्ट को ना थोड़ा बेटर कर सकते थे। जी वो आपके अंदर का एक चोर होता ही होता है जो कहता है जी कि यार शायद मैं इस दिन थोड़ा और इस बात पे एक और टेक ले लेता तो कुछ अच्छा मिल जाता। हाँ जी या फिर ये शॉट को मैं, मेरा मन था कैमरा वहां लगाने का, पर मैंने जल्दबाजी में कैमरा यहाँ लगा लिया, तो शायद मैं सिनेमैटिक शॉट ले सकता था। जी आई थिंक मैं अपने काम को एनालाइज इतना करता हूँ कि जी मुझे कई बार लगता है कि मैं वो हिट कितना हुआ है से अच्छा से ज्यादा देखता हूँ कि उसमें कमी क्या क्या रह गई। जी तो मैंने मेरे पे कहाँ वो कहाँ कमी प्रेशर, कर दी। हाँ, कि मेरी कमी कहाँ है, तो मैं ना जी शायद वो प्रेशर इतना लेता नहीं कि ये हिट हो गया तो अगला भी हिट होना चाहिए। हाँ जी मेरा अप्रोच वो रहता है कि अ, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी डायरेक्ट करना है, कुछ भी लिखना एक बहुत इंटरनल जर्नी है, एक जी एक एक ना वे एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो मेरा ज्यादा खोज रहता है अंदर की मैं क्या नहीं कर पाया इस प्रोजेक्ट में, जी अगले प्रोजेक्ट में मुझे वो करके दिखाना है जी अच्छे से। एक बेटर और निकल के आए, मतलब ऐसा डायरेक्टर भी आपके अंदर से, मतलब एक बेटर डायरेक्टर निकल के आए और मैं अपनी एक गलतियों से बेहतर मतलब जो डायरेक्टर सीखूं निकले। बैकम से लिमिटेशन से थोड़ा और इम्प्रोवाइज करूँ खुद को भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी क्योंकि बाहर का प्रेशर लेना आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जी मैं इतना प्रेशर ले लूंगा जीवन में तो मैं काम ज्यादा कर नहीं जी पाऊंगा। जी तो इसलिए अब मैंने सीखा कि बाहर का प्रेशर नहीं लेना, अंदर का प्रेशर लेना है। जी लाइक व्हाट इज मैथ्स क्या कहता है, व्हाट इज बेटर, करोड़ों लोगों का प्रेशर लो या एक का लो। जी तो मैं एक का लेना चाहता हूँ, जी एंड और उसी खोज में अपने आप को बस व्यस्त रखना चाहता हूँ जी। मैं। जैसे आपने फिक्सर का भी एग्जांपल दिया कि खुद का जो प्लेयर है वो बहुत सारा आसपास का प्रेशर है, बट ही इज इनटू हिमसेल्फ कि मैं कैसे बेटर यस, परफॉर्म कर पाता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। जी। बाकी आपके लिए मतलब कैसे पहले के टाइम पे जैसे आपने जब शुरुआत की थी तब आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती होगी, तो फ्लेम्स बनने के बाद मतलब जैसे आपकी सक्सेस की डेफिनेशन कैसे चेंज हो गई आफ्टर ऑल दैट हिट्स जो आपने दिए हैं, उसके बाद आपकी जी। डेफिनेशन क्या है?
आपको क्या लगता है कि क्या इम्प्रोवाइज हुआ है उसमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विद टाइम विद लाइफ चेंज होता रहता है। जब, और मुझे लगता है मैं फ्लेम से और पीछे जाता हूँ इसके लिए। जी। जब हम कॉलेज में नाटक करते थे, जी। ऑस्मियम थिएटर ग्रुप था हमारा, तब हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन होती थी कि कॉलेज कंपटीशन में जाके जीत के आना है। जी। और फिर धीरे धीरे होती थी कि कॉलेज कंपटीशन में जीत गए तो तब हम यंग लड़के थे, तो थोड़ी जी। फीमेल अटेंशन मिले तो वो भी सक्सेस है। जी। थोड़ा फेम मिले तो वो भी जी। सक्सेस है। जी। धीरे धीरे जब पता लगा कि जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, जी। पैसा कमाने योग्य हो जाए उतना, वही सक्सेस है। जी। और फिर जब थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ अब इतना पैसा आ रहा है कि हम अपने आप को, अपना ख्याल रख पाते हैं, सेविंग्स करना सक्सेस है। जी। और जब वो होने लग गया, जब उसके भी नेक्स्ट लेवल पे गए, तो क्या हम, मुझे था कि क्या मैं अपने पेरेंट्स को कुछ दे सकता हूँ रिटर्न में अब, जी। चाहे वो मोबाइल फोन लेके देना जी। हो जी। धीरे धीरे, टीवी हाँ लेके जी। देना हो। फिर आप और बड़े होते हो तो हर लड़के का एक सपना होता है अपने मम्मी पापा को एक गाड़ी लेके देनी है। जी। तो जी। वो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जी। एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, टचवुड, बिकॉज मैं कुछ एक्सटर्नल सक्सेसेस देखता जा रहा था जी। समय के साथ, मेरे लिए फिलहाल, जैसे जब मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया था, तो जी। सक्सेस का डेफिनेशन था अवार्ड्स, जी। बड़े बड़े रिकॉग्नाइजेशन। प्रीमियम, जी। रिकॉग्निशन। फिर काफी साल ना मैंने वो उसको बदल दिया, उस डेफिनेशन को। जी। और मुझे लगा कि अपने आप को जानना मेरे लिए मेरी सक्सेस की सबसे बड़ी डेफिनेशन होगी। जी। क्योंकि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जब मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी में मैं कितना हूँ, जी। वो मेरे सक्सेस का मैटर है। कि मैं अपने आप को कितना जानता हूँ, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को, अपने फॉल्ट्स को, अपने जी। इनसिक्योरिटीज को जी। मैं कितना जानता हूँ, वो जी। एक सक्सेस होगा एज एन आर्टिस्ट। जी। अब ये था एक इंटरनल सक्सेस। जी। एट द सेम टाइम एक होता है एक्सटर्नल सक्सेस, जी। कि मैं कितनी पार्टीज में बुलाया जाता हूँ, जी। मुझे कितने लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जी। मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं। जी। एक एक ये जर्नी है। जी। और आई थिंक आयरनी ये है कि ये दोनों जर्नीज एक साथ चलती हैं। हाँ जी। जर्नीज को आपको बैलेंस करना होता है। जी। और कहीं ना कहीं लाइफ के उस फेज में मैं अब पहुंच गया हूँ, जी। जहां मैं बहुत ज्यादा इंटरनल सक्सेस के पीछे भी अपने आप को तंग नहीं करता, जी। और बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सक्सेस के चक्कर में अपने आप को टाइम ना दूं, ऐसा भी नहीं करता। जी। तो मैं शायद अब अपना सुर समझ पा रहा हूँ धीरे धीरे, कि जी। मेरे लिए सक्सेस होगा एक, सारा बाहरी सक्सेस मुझे चाहिए। अब जी। मैं समझ चुका हूँ। जी। शाहरुख खान ने भी ये कहा है, दिलजीत जी। दोसांझ ने भी ये कहा है, कि जी। अगर इस सर्कस में घुस ही गए हैं तो एक बार ही खेल के देखते हैं। जी। तो बीच में एक फेज था जब मुझे बाहरी सक्सेस की इतनी परवाह नहीं थी, पर अब है। जी। मैं चाहता हूँ कि बाहरी सक्सेस हो। जी। इसका आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हाँ जी। अभी सीजन 2 की स्क्रीनिंग थी, जी। तो हमें लगता है कि ठीक है स्क्रीनिंग है, पर मैंने अपने पेरेंट्स की टिकट कराई, जी। वो बॉम्बे आए। जी। वो जब स्क्रीनिंग पे गए और जब सब एक्टर, सब कास्ट क्रू लोग मेरे पेरेंट्स को मिल रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनको वो जी। इज्जत मिल रही है, वो बहुत बड़ा सक्सेस का जी। डेफिनेशन था मेरे लिए। जी। कि शायद वो स्क्रीनिंग सिर्फ मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, जी। पर मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, जो वो लोग थे वहां पे, जी। मेरी फैमिली को ये देख के कितनी खुशी हो रही है, जी। वो एक सक्सेस का बहुत बड़ा मैटर हो गया। जी। तो अब से समझ आया कि ये स्क्रीनिंग सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं, ये अपने जी। परिवार को खुशी देने के लिए भी बहुत जरूरी है। जी। तो अब मेरे माइंड में धीरे धीरे ऐसा बन रहा है कि मैं सारे एक्सटर्नल सक्सेसेस भी चाहता हूँ, जी। मैं पैसा भी चाहता हूँ, फेम भी जी। चाहता हूँ, जी। बट आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट टू कम एट द कॉस्ट ऑफ माय पर्सनल पीस। जी। मुझे इतना डेफिनेटली। भी एक्सटर्नल सक्सेस नहीं चाहिए कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं तो मेरा ध्यान उस पे हो और जी। हमारे समय पे ना हो। हाँ जब जी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूं तो मेरा ध्यान अपने पेरेंट्स पे ना हो कि किसी और पे हो। या जी। फिर जब मैं अपने कुत्ते के साथ धूप सेक रहा हूं, जी। तब मेरा मन कहीं और। जी। सो टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट इज एज सक्सेसफुल अ मोमेंट फॉर मी जी। देन टू प्लान फॉर द फ्यूचर। तो जी। उसके बैलेंस को ढूंढना, अगर मैं अब वो बैलेंस अच्छे से ढूंढ पाऊं, जी। शायद आज की डेट में मेरे लिए सक्सेस वो है। जी।
मतलब आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया कि हम लोगों को जो है मतलब रियल लाइफ में भी हम लोगों को ऐसी सक्सेस अचीव करनी चाहिए कि इंटरनली तो फोकस करें, बट एक्सटर्नल फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत क्यों कर रहे बिल्कुल। हैं। एट द पॉइंट ऑफ द डे एग्जैक्टली। हम लोग भी देखते हैं कि हाँ ठीक है, एक फेम मिल रहा है या कुछ अचीव हो रहा है रियल लाइफ में, लोग आपको जी रिकॉग्नाइज करें या आपकी जी एफर्ट्स को देखे, काम को देखे, जी, एंड स्टिल बिल्कुल। अपने इंटरनल को खोए बिना कि मतलब मैं खुद को ना लॉस्ट कर दूं उसमें, या अपनी फैमिली को जो है टाइम दे पाऊँ एट द सेम टाइम। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज और हुई, इसमें मैं अपने थेरेपिस्ट को भी बहुत थैंक जी। करूंगा, क्योंकि ओवर द इयर्स उन्होंने भी मुझे सिखाया कि आप एक इंसान हो पर आप में तीन इंसान हैं। जी। एक आपका इनर चाइल्ड है, जी। जिसको कहीं क्रिएटिव कीड़ा लगा था, जिसके सपने पूरे करने में आप आज लगे हुए हो। जी। एक आपके अंदर आर्टिस्ट है जो दिन रात बस अकेले बैठ के अपना काम करना चाहता है। जी। और एक आपका एक्सटर्नल दुनियादारी वाला इंसान है, जो आपके बिजनेस डील्स करता है, जो जी। आपके रिश्तेदारियां, आपके सोशल उठना बैठना, उनका ख्याल रखता है। जी। तो मेरी थेरेपिस्ट ने ये समझाया कि बहुत जरूरी है ये समझना कि कौन से मौके में कौन से वर्जन को आगे लेके जाना है। जी। क्या आपको अभी अपने इनर चाइल्ड का ख्याल रखना है तो सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। जी। क्या आपको अभी अपने आर्टिस्ट को फीड करना है तो सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। जी। सो अब अगेन आई, द मोर यू ग्रो, आप पहुंचे हुए लोगों की बातें सुनते हो और आप कहते हो ओ वो ये कह रहे थे। जी। तो शाहरुख खान कहते थे कि आई वर्क फॉर ब्रांड SRK, जी। आई एम नॉट SRK, आई जी। वर्क फॉर दैट ब्रांड। जी। तो धीरे धीरे मैं भी ये सीख रहा हूँ कि आई हैव टू वर्क फॉर अ ब्रांड कॉल्ड दिव्यांशु जी। मल्होत्रा। अब उसके अंदर अगर मुझे अ, सारे एक्सटर्नल वैलिडेशंस पे फोकस करना पड़े तो करूंगा, अवार्ड्स जी। लेने पड़े तो लूंगा, जी। फेम के लिए जाना पड़े तो करूंगा, जी। क्योंकि वो ब्रांड बिल्डिंग है। जी। पर उस आर्टिस्ट, डीवी द आर्टिस्ट को वो स्टेज तक लेके जाना, ताकि जी। जो वो आर्टिस्ट कहना चाहता है वो जी। भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। जी। तो जब तक मैं अपने आप के लिए बड़े स्टेजेस नहीं बनाऊंगा, जी। तब तक मैं अपनी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा। जी। डेफिनेटली फो। तो जब हम जवान थे, हम में जोश था, हम कहते थे चिल्ला के आवाज पहुंचा देंगे। हाँ पर जी। अब समझ आती है, चिल्लाना नहीं है, नए मुकाम ढूंढने हैं जिन पे बस जाके बात कर सके। जी। क्योंकि आपको इतनी अपने चिल्लाने स्टेज की का दायरा नहीं बड़ा है। करना है बेसिकली, मतलब। आपको अपने स्किल का दायरा बड़ा करना है। जी। डेफिनेटली फो। तो मैं बस अब एट द सेम टाइम मैं बड़े स्टेज खोज रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं अपनी आर्टिस्ट्री को इतना बेटर करना चाहता हूँ कि जब मुझे वो बड़े स्टेज पे चढ़ने का फाइनली मौका मिले, जी। मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे मैं लोगों जी। को थोड़ा हंसा पाऊं, थोड़ा जी। रुला पाऊं, और थोड़ा सोचने के मजबूर करके उनको वहां छोड़ दूं। जी। डेफिनेटली फो। आई थिंक हम आपको बड़े स्टेजेस पे बहुत जल्दी देखेंगे। जी फो। बाकी जैसे कि मतलब डायरेक्शन की जर्नी में कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो आपको लगता है मतलब कि और ज्यादा परफेक्ट करनी चाहिए, मतलब हाउ टू या इनसाइडर्स की टिप्स क्या रहती है, मतलब कोई एक्टर जो परफॉर्म कर रहा होता है उनके लिए आपकी ऐसा डायरेक्टर क्या टिप्स रहती है कि मैं फिर क्या बताऊं ऐसा, या क्या अपना कुछ इंसाइट दूं जिससे और बेटर कर सके अपनी आर्ट में, क्योंकि आप खुद भी आर्ट से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं, तो आपको भी अपना जी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। डेफिनेटली आई थिंक इसमें मैं थिएटर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ कि मैं एक्टर्स को अच्छे से समझ के उनमें से परफॉर्मेंस निकलवा सकता हूँ। जी। एक एक बहुत जरूरी चीज होती है समझना कि कई बारी लोग पूछते हैं डायरेक्टर को कि आपका प्रोसेस क्या है। जी। पर बात यह है कि डायरेक्टर का सबसे बड़ा प्रोसेस है बाकी लोगों के प्रोसेस को समझना, जी। और उनके प्रोसेस को समझ के उनसे काम निकलवाना। जी। डेफिनेटली। डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन देना, दिशा देना। दिशा मैं तब दे पाऊंगा जब मैं सामने वाले को समझ पाऊंगा। जी। तो कई एक्टर्स होते हैं, और जित मतलब 10 एक्टर हैं तो 10 वे ऑफ अप्रोचिंग अ सीन होगा, जी। 10 परफॉर्मेंस टेक्निक्स होंगी। हाँ कोई जी। थिएटर से आता होगा, कोई फिल्म ट्रेनिंग लेके आया होगा, कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट पे खेलती होगी, कोई बहुत रिसर्च पे आके डीपर जाती होगी। जी। तो अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ जी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम है बतौर डायरेक्टर अपने एक्टर्स को समझना कि जी। उस परफॉर्मर के पीछे इंसान क्या है, जी। इंसान से बात करने के तरीके क्या हैं। हाँ जी। कई लोगों को आप हंसी खेल में काम करवाते हो,
कई लोगों से आप डीप बातें करके आपको पता है उनको समझ आएगा। हाँ। कई लोगों को आपको पता है कि इनको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है एज एन एक्टर, ये नेचुरल जो कर रहे हैं इनको बोलो आप एक्टिंग मत करो, आप जो हो वही बन जाओ। जी। और ये सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं रहता, ये डीओपी, म्यूजिक, प्रोड्यूसर्स, जब भी किसी के साथ भी काम करना हो, राइटर्स, जी। उन सब का प्रोसेस समझना और उनसे बेस्ट कैसे निकलवाना है, जी। ये आपका काम, जी। फॉर अ विजन दैट यू हैव। जी। तो पहले तो, अब इसमें एक मेरा प्रोसेस रहता है कि मान लो, और ये मैं जोकिंगली भी कई बार कहता हूँ, हाँ जी। कि 6 से लेके सुबह 8 बजे तक ये वो 2 घंटे हैं जिसमें मैं पहले खोजता हूँ कि करना क्या है। हाँ जी। फिर 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं 10 लोगों से बात करके उनमें जी। से वो निकलवाता हूँ जो मुझे उनसे चाहिए। जी। फिर शाम के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये वापस वो 2 घंटे हैं जिसमें मैं बैठ के एनालाइज करता हूँ जी। कि मैं कहाँ पास हुआ, कहाँ फेल हुआ, जी। ताकि मैं अगले दिन सुबह 6 बजे की तैयारी कर पाऊँ। जी। और यही आपको बार 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 करना जी। है, हर बार इसी चीज को करना है आपको। जी। बेसिक्स पे टिके रहना है और बेसिक्स को बार 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 और जी। दायरों को बढ़ाते रहना है, बड़े रिस्क लेते रहना है। आई जी। थिंक यही एक मेरा प्रोसेस रहता है हमेशा। जी। आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपने बताया कि हर एक एक्टर की टेक्निक अलग होगी, उनका क्राफ्टिंग का प्रोसेस अलग होगा, एंड उन्हें समझना और उनसे काम निकलवाना ये डायरेक्टर का मेन काम होता है। मतलब इंस्टेड कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आप उन्हें बता रहे हैं कि आपको परफॉर्म करना है, तो वो उतना अच्छे से जी नहीं कर पाएंगे, ऑथेंटिक नहीं लगेगा अप्रोच जो है जी, व्यूअर्स क्योंकि को। मतलब एक वो होता है ना कि अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको सैड होना है, जी। जीवन में 10 लोगों का सैड होने का तरीका अलग होगा। जी। कोई गुस्सैल इंसान अलग तरीके से सैड होगा, जी। कोई इनसिक्योर इंसान अलग तरीके से सैड होगा, जी। कोई ओवर कॉन्फिडेंट इंसान अलग तरीके से सैड होगा। जी। और फिर आता है उसके बाद अगला कैलकुलेशन, क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट इंसान अभी ताजा ताजा टूट के आए हैं तो वो अलग सैड होंगे, जी। क्या वो गुस्सैल इंसान ने अपने गुस्से की वजह से किसी चीज को गवा दिया है तो वो अलग तरीके से अभी सैड होंगे, जी। या क्या उस गुस्सैल इंसान को गुस्सा आ रहा है और हाँ वो जी। कुछ कर नहीं पा रहा है इसीलिए वो सैड है। जी। और फिर आता है कि सैडनेस की सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, हाँ जी। सैडनेस एक आउटपुट है। जी। तो मेरा काम एज अ डायरेक्टर लोगों को आउटपुट जो मुझे चाहिए वो जी। बताना है कि मुझे ये फीलिंग चाहिए। जी। अब आप खोज के आओ अपने तरीके से कि आप वो कैसे करोगे। हाँ जी। क्योंकि अगर मैंने ऐसे करके सैडनेस दिखाई तो जरूरी नहीं है बाकी के 9 लोग भी ऐसे ही करके सैडनेस दिखाएंगे। जी, उनका मेथड अलग हो सकता है। उनका मेथड अलग होगा, उनका उनका उस तरीके को दर्शाने का तरीका अलग होगा। जी। एंड फिर मैजिक आता है कि आपके एक्टर की सैडनेस और आपकी स्क्रिप्ट में लिखी हुई सैडनेस जी। और आपके डीओपी ने जिस तरीके से फ्रेम बनाया जी। वो सैडनेस, जी। और फिर आपके प्रोडक्शन डिजाइनर ने एरिया और माहौल कैसा जी। बनाया उसमें कितनी सैडनेस है, जी। और उसके बाद एडिटर उस सैडनेस को कैसे दिखाते हैं, जी। और फिर म्यूजिक कंपोजर उस सैडनेस को और कैसे एलिवेट करते हैं। जी। जी। ये रेसिपी ढूंढना जी। मेरा काम है। दैट इज द सीक्रेट रेसिपी कि आपको हर चीज को फ्रेम में लेके चलना है, जो 10 चीजें अलग अलग की बस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, एंड साथ में एक्टर्स बिल्कुल भी वैसे परफॉर्म करे, वो फिट करना वो आपका काम है। बिल्कुल, जैसे कई दफा ये होता है कि मैं अगर यही आपको एग्जांपल लूं कि एक कैरेक्टर को सैड होके बस वो बैठे हुए हैं कैरेक्टर, जी। अगर ये हम एग्जांपल लें, अब वो कैरेक्टर सैड होके बैठे हुए हैं और वो मान लो मेरे एक्टर उसको ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं कि वो रो रहे हैं जी। और वो जोर जोर से रो रहे हैं। जी। तो अब उस पे मुझे लग रहा है कि यार बस कैमरा को यहीं छोड़ दो हाँ जी। और करने दो एक्टर को, जी। वर्सेस दूसरा एक्टर कहते हैं कि नहीं यार मैं ना फ्रीज हो जाता हूँ और मैं बस ऐसे बैठा रहूंगा। फिर जी। मैं कैमरा को बोलता हूँ काम करो, ये फ्रीज है, इसके माइंडसेट में जाओ, ट्रैक इन करो, हाँ जी, उस पे फोकस करो। उस पे फोकस करो। और तीसरे मेथड में मान लो खुशी के सीन में कोई सैड है जी। तो फिर कॉन्ट्रास्ट काम आता है कि जी। आप आसपास इतनी खुशी दिखाओ कि जो खुश नहीं है वो सैड जी। लगेंगे, जी। तो आसपास की खुशी को बढ़ा दो, हाँ जी। आसपास जी, के रंगों को खुश करो, तो वो ऑटोमेटिकली चंदा, दुखी लगेगा। जी। तो वो ऑटोमेटिकली दुखी लगेंगे। तो इट इज इक्वली क्रिएटिव, इट इज इक्वली मैथमेटिकल, इट इज जी। इक्वली प्रैक्टिकल जी। एंड टेक्निकल। देन जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि कि आपको किस फ्रेम में क्या का लेके कितना आना है। रेशियो, बिल्कुल, कि सबके मैकेनिक्स अलग अलग होंगे और उसके बेसिस पे फिर आप एक फाइनल आउटकम, और आपका फाइनल आउटकम एज अ फिल्म डायरेक्टर क्या है,
जो आप फ्रेम में जनता को दिखाओगे, इवेंचुअली जी। दिखाओगे और सुनाओगे। जी। तो द मिक्स ऑफ म्यूजिक, द मिक्स ऑफ साउंड, द मिक्स ऑफ लाइटिंग, द मिक्स ऑफ कैमरा, द मिक्स ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन, द मिक्स ऑफ कॉस्ट्यूम, द मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जी। इन सब को जोड़ के परफेक्टली अप डाउन करके जो एक बैलेंस इमोशन करना। कैसे दिखा, ये मेरा काम है। जी। मतलब आपका काफी क्रिएटिव प्रोसेस भी है, साथ में एनालिटिकल प्रोसेस भी है, टेक्निकल प्रोसेस से भी आप बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब जो हम लोग को लगता है कि डायरेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन तक लिमिटेड है, तो वो नहीं है। ओवरऑल आप नहीं बहुत है। सारे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। जैसे मैनेजर का काम होता है काम निकलवाना, तो आपका भी काइंड ऑफ बिल्कुल वैसे ही काम है कि काम बिल्कुल निकलवाना। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ क्लासेस में, आपने टॉफी देखी होगी। एक टॉफी का रैपर कैसा होता है, साइड से छोटा, बीच में टॉफी, हाँ और जी। दूसरे साइड फिर छोटा। तो अगर मैं आपको इसके बारे में सोचने पे मजबूर करूं, तो जो टॉफी का रैपर का एक हिस्सा है, लेफ्ट वाला, ये वो फीलिंग है जो मुझे अंदर से फील हुई किसी बात पे। जी। फिर वो टूटता है मल्टीपल तरीकों में, साउंड, जी। ये लेयर्स खुलती हैं, और फिर उन लेयर्स को मैं जोड़ता हूँ जी। उस दूसरे हिस्से के लिए जो मुझे ऑडियंस को फील कराना है। जी। तो जो डेफिनेटली। मेरे दिल में फीलिंग आई है, मैं चाहता हूं कि वही फीलिंग मेरे ऑडियंस के दिल में आए। पर जी। हम दोनों के दिलों की फीलिंग के बीच में ये पूरा प्रोसेस है, जहां आप उसको जी। एनालिटिकली, टेक्निकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली, जी। प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करते हो, जी। वापस बनाते हो, ताकि वो फीलिंग उतने ही उतने आराम सेंस से, के साथ में आए। जी। उतने ही प्यार से किसी और के दिल में फील हो। जी। डेफिनेटली। मतलब आपने बहुत ही अलग तरीके से जो है डायरेक्शन के प्रोसेस को बताया है, जो कि आई थिंक अगर कोई नया कोई डायरेक्टर बनने का इंस्पायर भी कर रहा होगा, तो वो समझ पाएगा कि इट्स नॉट अ वन वे गो, कि आपके पास या बहुत सारी फील्ड्स को एक साथ, रोड्स को क्लब अप करके एक पर्टिकुलर रोड पे लेके जाने का काम है डायरेक्शन। जी जी, बिल्कुल। जैसे कई दफा ये होता है जब मैं फिल्म स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, और मैं देखता हूँ जो यंगर डायरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं। जी। परफॉर्मेंस बस एक हिस्सा है, जी। क्योंकि हमारा जो मीडियम है, जो स्क्रीन का मीडियम है, ऑडियो विजुअल का जो मीडियम है, जी। इट इज अ टेक्निकल मीडियम। अगर मैं कहता कि आपको थिएटर में परफॉर्म करना है, जी। या मेरे सामने आंखों के परफॉर्म करना है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, परफॉर्मेंस, फिर उसमें भी लाइट और म्यूजिक एक उतना ही जरूरी हिस्सा है। हाँ जी। पर सिनेमा ऐसा माध्यम है जिसके अंदर आपको जितने भी यंग डायरेक्टर्स हैं, या राइटर्स हैं, या प्रोड्यूसर्स, एडिटर्स, उनको एक दूसरे के डिपार्टमेंट के बारे में समझना उतना ही जरूरी है, जी। ताकि आपके एंड प्रोडक्ट में आपका सिर्फ केवल आपका डिपार्टमेंट निकल के बाहर ना आए, जी। वो कोहेसिव प्रोडक्ट निकल के बाहर आए। जी। हमारे एक साउंड के प्रोफेसर थे, बेलॉन फोंसेका सर। हाँ जी। वो हमको बताते थे कि इफ यू हियर साउंड, दैट मीन्स इट्स बैड साउंड। ओके। गुड साउंड इज व्हाट यू डोंट हियर, क्योंकि यू आर यूज टू हियरिंग दो साउंड एवरी डे, दैट इज गुड साउंड। जी। सिंपल सी बात है। कोई उसमें कुछ कैरेक्टर अलग नहीं चलता हुआ लगा। आ रहा है, कुछ अलग नहीं लगा। कई दफा हम सोचते हैं ना कि कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है और जूतों की आवाज बहुत ही तेज आ रही है, टक 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 टक, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हाँ जी। और स्पेशली जब उसने बाटा की चप्पल डाली हो, चप्पल में कभी टक 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 की आवाज नहीं आएगी। हाँ जी। लेदर का जूता जब लक्कड़ पे होगा तो शायद वैसी आवाज आएगी। हाँ जी। रियल लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व करना, इन चीजों पे अध्ययन करना, इनको समझना, और जितने रियल लाइफ में आप इन चीजों को समझोगे, फिर आप आगे उसको आउटकम में दे पाओगे। जैसे फॉर जी। एग्जांपल, एक एक सीन है जिसमें मान लो आप ऑफिस में हो, और मैं आपके पास आता हूँ और आपसे बात करता हूँ। जी। तो मेरा कई दफा ये सवाल होता है कि ये जो इंसान आया है बाहर से, वो कैसे आया है? जी। वो गाड़ी में आया है, वो ऑटो में आया है, या वो साइकिल चलाते हुए आया है? जी। उससे पता लगेगा कि क्या वो, उसके बाल ठीक हैं, वो एसी में आए हैं, हाँ जी। या वो सामान लेके आए हैं, या उसके हाथ में हेलमेट है, या अगर वो साइकिल पे आए तो उसमें पसीने भरे हुए हैं। हाँ जी। और ये आप रियल लाइफ से चीजें उठाओगे और जी। उसके बेसिस पे उसको ऑडियंस को दिखाओगे। उसकी एंट्री नहीं डिफाइन कर दिया कि वो कैसे आया, मतलब हम लोग को उसका बैक ऑफ द फोर्स जाने की जरूरत है नहीं, तो आपने वो प्रोसेस जो है वो बता दिया, ऑलरेडी बता दिया। बिल्कुल। तो हेलमेट का उस सीन में कोई काम नहीं है, पर जी। अगर हाथ में हेलमेट है और सांस चढ़ी हुई है और वो गीला है, तो हमको समझ आ जाएगा यार, वो बहुत दूर से धूप में बाइक चला के आ रहे हैं। हाँ जी।
तो उसी से पता लग गया, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जी, वो एक उसके एक्शंस ने बता दिया। जी, या उसके उसके एक्शन से बता प्रेजेंस दिया। ने बता दिया कि अगर सपोज पसीने से ही आया तो हम लोग एक दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज आ जाएगी कि मे बी ये कुछ दौड़ के बिल्कुल। आया है, साइकिल चला के आया है या कुछ करके आया है। सांस चढ़ी हुई है, ऑलरेडी थके हुए, ऑलरेडी इरिटेटेड है, तो अब लड़ाई के सीन में लड़ना तो आसान है। जी, कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा ना कि वो गाड़ी से ही आया, तो वो ऑलरेडी वो प्रोसेस मिस आउट हो गया एंड स्टिल बता भी दिया, ऑडियंस रिलेट भी कर पाई कि हाँ ये पॉइंट आप जी, बताना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी फिर ऐसी कौन सी नॉन नेगोशिएबल आपको लगता है किसी एक्टर में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आप लोगों को हेल्प करती है इन द प्ले, या फिर आप जो है डायरेक्शन में आप लोगों को हेल्प करे कि आप क्या देखते हैं जैसे कास्टिंग प्रोसेस में, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है, एक एक्टर की कौन सी ऐसी क्वालिटी आपको लगती है कि जो वादा मतलब अगर कास्ट करते हैं तो वादा एक बेटर परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। तो देखिए, इसको मैं दो तरीकों में डिवाइड करूंगा। एक जी, होगा कास्टिंग प्रोसेस और एक होगा व्हेन यू आर सिलेक्टेड एंड देन यू हैव टू परफॉर्म। कास्टिंग प्रोसेस में मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल होता है कि आप अपने लाइंस से ज्यादा मुझे गैप में क्या दे रहे हो। जी, क्योंकि सिर्फ लाइंस में तो सिर्फ लाइंस है। इंसान परफॉर्म करते हुए दिखाते कम है, छुपाते ज्यादा है। जी, आप छुपा कितना रहे हो इज वेयर द मैजिक इज फॉर मी। जी, अब मान लो लाइन में लिखा है कि आज मैं बहुत उदास हूं, हाँ जी, और किसी ने बोल दिया आज मैं बहुत उदास हूं, जी, वर्सेस कोई बोल रहे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ठीक हूं यार, मैं तो बहुत ठीक हूं, हाँ जी। सच में मैं ठीक हूं। तो आप समझ पा रहे हो कि ये ठीक नहीं है। उसने अपने लाइन चेंज कर दी बट उसने वो एसेंस बता दिया जो आप ढूंढना चाह रहे थे एक्टिंग में। एग्जैक्टली। तो आप ऑडिशंस में, कास्टिंग प्रोसेस में मुझे कितना सरप्राइज करोगे वो फाइनल चीज मेरे तक पहुंचाने के लिए, आप नया क्या दे रहे हो मुझे। जी, दैट इज व्हाट आई फाइंड। जी, लाइन कास्टिंग या ऑडिशन। तो सब बोलेंगे जितने भी आएंगे बोलने के लिए। आपने क्या एलिमेंट उसमें छुपाया है, मे बी प्रोसेस आपने जो लिए हैं या जो एलिमेंट में जैसे आपने चेंज ही कर दी लाइन बट आपने वही स्क्रिप्ट बोली है जो कि आपको दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैजिक है परफॉर्मर का। जी, दूसरा मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल क्या है उस एक्टर के लिए जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इज टू सिंपल थिंग्स। बी ऑन टाइम, नो योर लाइंस। जी, बाकी मैं देखूं। जी, आपको अपनी लाइंस होनी पे पता होनी चाहिए। आप अपना होमवर्क करके आओ, अपने सवाल इकट्ठे करके आओ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। पर सवाल होने चाहिए। अगर सवाल नहीं है तो डर की बात है। जी, अगर आप कहते हो हाँ ये लाइन है ये कर देंगे, फिर आप इसको बस नौकरी की तरह देख रहे हो। हाँ जी, अगर आप कह रहे हो यार ये क्यों बोल रहे हैं यार, क्योंकि सर आपने तो बताया था कि ये इंसान बहुत गुस्सैल है, हाँ जी, और गुस्सैल में इसने इतनी जल्दी किसी दूसरे इंसान को माफ कैसे कर दिया। जी, नहीं 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 नहीं, ये गलत है सर, मैं नहीं माफ करूंगी। जी, वो आपको लगता है ये हुई ना बात। जी, वो कैरेक्टर की डेप्थ ने गुफा और उसने कैरेक्टर कैरेक्टर को को, पहचाना। एग्जैक्टली exactly, वो उस कैरेक्टर को मुझसे ज्यादा जी रहे हैं। क्योंकि जी, अगेन अब इसमें क्या है, मैं बिगर पिक्चर देख रहा हूँ, और हर उस एक्टर को अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से देखना है, जी, सेल्फिशली जी, सेल्फिशली देखना है कि जी, जब उन पांच सेल्फिश कैरेक्टर्स को मैं एक कमरे में डालूं तब विस्फोट हो, और उस विस्फोट में मजा है। जी, तो नो योर लाइंस, बी ऑन टाइम, हैव क्वेश्चंस। जी। तभी आई थिंक आपने बस बोला भी कि अगर उन्हें आती है स्क्रिप्ट लाइंस पता है तो अगर वो परफॉर्म इतना डीपली कर रहे हैं तो आप उन्हें कुछ वो नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसे करना है, आप कैमरा को फोकस कर देंगे उन पे कि बिल्कुल। लेट द एक्टर परफॉर्म। एक दफा क्या होता है, अगर आपको आपकी लाइंस आती हैं तो आपके ना पहले एक दो टेक में आप लाइंस कर लेते हो। हाँ जी, उसके बाद एक दो टेक में हमेशा एक्टर्स को फन वाले देता हूँ कि चलो अब आपको नया दिखाओ मुझे। उसमें लाइंस आना इतना जरूरी है कि आप उस एक लाइन को 15 तरीकों से ले पाओ। हाँ जी, पर अगर आपको आपकी लाइन ही नहीं याद, पहले दो टेक तो उसी में वेस्ट हो गए। जी, तीसरे चौथे टेक पे किसी तरह मुझे एक टेक में चार लाइनें मिली हैं, दूसरे में दो मिली हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ कि चलो एडिट पे बचा लूंगा। जी, उसको क्या मजा है। जी, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आपकी लाइंस तो आपका बेस हो। जी, एक एथलीट अगर खेलने आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि उनका बेसिक वार्म अप वगैरह वो सब करके आए, जी, ताकि रेस शुरू होने के बाद वार्म अप मत करो, हाँ जी, वार्म अप करके आओ। जी, तो लाइंस पता होना वार्म अप है, जी, क्योंकि परफॉर्मेंस उसके बाद आती है। जी, परफॉर्मेंस लाइन से शुरू होती है, लाइंस पे जी, खत्म नहीं होती।
वो लाइंस बेसिक है, उसके बाद आप उसमें क्या इम्प्रोवाइज या क्या चीज एलिमेंट ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा एडिशनल, वो जी डिफाइन बिल्कुल करता है एक्टर की परफॉर्मेंस को। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल। एंड फिर जैसे कि और कोई नया एक्टर है, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब फॉर एग्जांपल अगर उन्हें डायरेक्शन में जाना है, आप डायरेक्शन से भी जुड़े हुए हैं, बैक ऑफ द कैमरा काम करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो कि ऑन स्क्रीन काम करना चाहते हैं, एक्टिंग में काम करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप इंडस्ट्री से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इतने ज्यादा, तो उन दोनों स्टेप्स के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है कि अगर किसी को नए को जुड़ना है, मतलब थ्रू कोई कंपनी के थ्रू, जैसे आपने एसोसिएट किया, अलग अलग कंपनीज के थ्रू जाना है, या फिर इंडिपेंडेंट अगर वो काम करना चाहते हैं, दोनों वेज में आप कैसे बता देखिए, सकते हैं? मेरा मेरा ये मानना है कि इन दोनों चीजों का एक बैलेंस खोजना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि अ, एक चीज है जो मैं कई दफा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बच्चों, मुंबई आने के लिए ना एक फ्लाइट लगती है, पर जी। वहां टिकने के लिए फ्लाइट लगती है। जी। और इस फाइट में टिके रहने के लिए साम दाम दंड भेद आपको सब अपनाना है। और आपको वो बैलेंस ढूंढना है, फाइनेंशियली स्टेबल होने का और अपनी आर्टिस्ट्री प्रैक्टिस करने का। जी। ये भी गलत होगा अगर मैं सब भूल के बोल जाऊं, मेरे को घर वालों का कोई फिक्र नहीं, मैं वड़ा पाव पे जी लूंगा, पर मेरे को आर्टिस्ट बनना है। जी। दूसरा, मैं सिर्फ पैसे के लिए जॉब पे जॉब पे जॉब पे, कंफर्टेबल जॉब, फिर एक ईएमआई ले ली, फिर गाड़ी की ईएमआई होगी, चलो घर ले लेते हैं तो घर की ईएमआई, मैं अगर उन तरीकों में भी निकल गया तो मैं अपनी आर्टिस्ट्री को कभी टाइम नहीं दे पाऊंगा। जी। तो चाहे कोई भी हो, उनको राइटर बनना हो, उनको एक्टर बनना हो, उनको डायरेक्टर बनना हो, प्रोड्यूसर बनना हो, सिनेमेटोग्राफर बनना हो, मेरा ये कहना है कि अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को अच्छे से समझे जी। और उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करके अपनी आर्टिस्ट्री के साथ पेशेंट होके धीरे धीरे अपने आप का बेस स्ट्रॉन्ग करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जी। आप मुंबई आके पहले 2 साल में फेमस नहीं हो जाओगे। जी। हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे रील्स करके फेमस हो गए हो, जी। आपकी फॉलोइंग हो गई है, जी। बट मे बी आप ब्रांडेड रील्स बनाने में इतने बिजी हो गए हो कि आप अपने परफॉर्मेंस के मोनोलॉग्स प्रैक्टिस करना भूल चुके हो। हाँ जी। जी। आपको बैलेंस बनाना है। जी। इट इज गुड कि आपकी एक फॉलोइंग है जिससे आपको ब्रांडेड डील्स मिल रही हैं, आप जी। इनकम जनरेट कर पा रहे हो, जी। पर नो वेयर टू स्टॉप एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर क्राफ्ट। जी। अब बताओ डायरेक्टर, आप जी। चाहते हो कि आप किसी को असिस्ट करो। अब मैं जी। अपने सारे एडिट को बोलता हूँ कि जी। एक या दो प्रोजेक्ट से ज्यादा मेरे साथ मत टिको, जी। निकलो और अपना डायरेक्ट करना शुरू करो। जी। क्योंकि जब तक आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ सीख पाओगे दूसरों से, जी। पर सीख आपको कब मिलेगी? जब आप खुद करोगे। जी। तो अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस करो जितनी जल्दी हो सकता जी। है ना? अब आपको जॉब्स लेनी पड़े तो जॉब लो, पेशेंस रखो। जी। आपको फ्रीलांस करना पड़े तो फ्रीलांस करो, और उसमें फाइनेंशियली स्मार्ट हो। क्योंकि जी। जब आप फ्रीलांस कर रहे हो, चैलेंजेस अलग होते हैं, दोनों जी। मुश्किल हैं, जॉब भी मुश्किल है, फ्रीलांस भी मुश्किल है। जी। जॉब में क्या है? रोज उठ के रूटीन के तौर पे एक जगह पे जाना, एक एक बॉस की सुनना, एक टीम का सुनना, वो अलग चैलेंजेस हैं। जी। फ्रीलांस में रोज उठना और अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, क्योंकि एक्सटर्नल रूटीन नहीं है। जी। यू डोंट हैव अ जॉब वेयर यू हैव टू वेक अप एवरी डे एंड गो टू, जी। यू हैव टू फाइंड वर्क एवरी डे। जी। रोज का यू हैव टू, स्ट्रगल है वो। रोज का स्ट्रगल है, अलग स्ट्रगल है, वो जी। भी रोज का है, जॉब जी। भी रोज का स्ट्रगल, जी। फ्रीलांस भी रोज का स्ट्रगल है। जी। यू हैव टू चूज योर स्ट्रगल। जी। और लाइफ के किस दौर पे आप किस किस पोजीशन पे खड़े हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, आपके प्रिविलेजेस कितने हैं, उनको समझ के वो कॉम्बिनेशन बनाना और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना। जी। वन थिंग आई हैव लर्न इन लाइफ, जब भी आपको लगता है कि ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, जी। लाइफ उस बड़े स्टेप को 10 बेबी स्टेप्स में डिवाइड कर देती है, जी। और तब आपको पेशेंस सीखने का मौका मिलता है। जी। You have to be patient because जी। like my professor told me कि मुंबई आके 10 साल अगर टिकने की हिम्मत है आप में, तो जी। आप मुंबई है। क्योंकि जी। असली मैजिक 10 साल के बाद शुरू होता है। जी। पहले 10 साल वो शहर आपको टेस्ट करता है कि क्या जी। आप उस शहर के लिए बने हो। जी। एफडी बनाते हो आप, एसआईपी लगाते हो आप, कुछ भी करते हो आप, पहले तो इन्वेस्ट करते हो ना सिर्फ, हाँ जी। रिटर्न तो बाद में आता है ना। जी। तो है नहीं, पहली पहली सिप लगा के एक जी। हजार रुपए की मेरे को 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे।
जी। नहीं होगा। जी। कंपाउंडिंग, सिंपल जी। स्मॉल थिंग्स कंपाउंड। जी। तो मैथ्स भी वैसे ही वर्क करता है, पैसा भी वैसे ही वर्क करता है, जी। एफर्ट भी वैसे ही वर्क करता है। जी। आपको अपनी एसआईपी लगानी पड़ेगी मेहनत की, कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे आएगा आपके जी। पास। डेफिनेटली वो। तो बाकी जो प्रोसेस रहता है, ये तो था कि उन्हें जो है प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए, एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि उन्हें टाइम लग सकता है, ये 2 साल 3 साल की सक्सेस नहीं है कि वो 2-3 साल में फेमस हो जाएंगे। एंड सेकेंडली इन्फ्लुएंसर फॉर एक्टर्स का आई थिंक, मतलब जितना भी मैंने बात की है कन्वर्सेशन, उसके थ्रू मुझे पता चला है कि एक्टिंग की पढ़ाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शेप बहुत। करती है। इन्फ्लुएंसर शायद वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो मतलब क्राफ्ट कर रहे हैं, बट स्टिल वो एक्टिंग के लिए आपको वो पढ़ाई की बेसिक कोर जो नॉलेज आपने जैसे थिएटर से ली, तो वो ज्यादा बिल्कुल जरूरी है होना। तो बिल्कुल सेकेंडली जो बिल्कुल। प्रोसेस रहता है, कोई स्टाफ मतलब अभी कोई नया अगर कोई आना चाहता है तो उनके थ्रू कैसे अप्रोच कर सकता है, जैसे कास्टिंग्स के थ्रू अप्रोच कर सकता है, या कोई डायरेक्टली जैसे मेल आईडीज होती है, आप लोग के इंस्टा आईडीज पे भी है मेल्स आईडी, उनके थ्रू कांटेक्ट आई कर थिंक मैं सकते हैं। थोड़ा इन मामलों में ओल्ड स्कूल हूँ। मेरा जी। ये मानना है कि आप जितना फिजिकली लोगों को मिलोगे, जी। और एक, क्योंकि क्या है ना, कहानी सुनाना एक ह्यूमन चीज है। जी। कहानी सुना के सामने वाले को फील कराना एक ह्यूमन चीज है। जी। तो ह्यूमन चीज के लिए मिलके बात करना बहुत जरूरी है। जी। अब आप खुद सोचिए, ये अगर हम अभी जो जूम पे कर हाँ रहे जी। हैं, जी। अगर ये हम एक कमरे में बैठ के बात कर रहे होते चाय जी। पीते हुए, जी। तो इसका माहौल अलग होता। जी। डेफिनेटली सो। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप नए एक्टर्स हो, आप जाइए कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में जाइए, कास्टिंग असिस्टेंट से मिलिए, जी। उनको आप एज एन इंसान कैसे हो वो बताइए। सिर्फ जी। काम के लिए मत जाइए कि मुझे रोल दे दो। जी। जी। जनरली मिलिए, जनरली बात करिए। जी। देखिए, एक्टर्स को कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिलना होता है, एक्टर्स को डायरेक्टर्स को मिलना होता है, डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को मिलना होता है। जी। हमें भी जाके प्रोड्यूसर्स को मिलके, मैं कई बारी कई प्रोड्यूसर्स से मिलता हूँ जिसमें मैं बिना किसी एजेंडा के मीटिंग करता हूँ जी। कि यार चाय पीते हैं साथ, आप जी। मुझे जानो मैं आपको जानूंगा, जी। कुछ हुआ तो साथ में करेंगे। जी। मैं कई दफा एक्टर से भी ऐसे मिलता हूँ। जी। तो मिलो। कोविड में क्या हुआ, कोविड के बाद से लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। जी। हमने ऑनलाइन डिपेंडेंसी बहुत कर दी एक तो ह्यूमन चीजों की। एसेंस जो था, टच था कन्वर्सेशंस का, वो हट चुका बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन एलिमेंट कम होता गया। तो मेरे मेरे हिसाब से तो आज की डेट में अगर मैं किसी को कुछ कहूंगा तो वो कहूंगा कि जितना मौका हो सकता है फिजिकली एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को पहचानिए, है। एक जी। दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे का ऑरा समझिए, और फिर देखिए कि आपको एक साथ काम करने में मजा आएगा या नहीं। जी। मतलब आप बोलना तो चाह रहे हैं कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो फॉर अ रीजन, कि वो बनाया गया है ताकि लोग आए और क्रिएटिव डायरेक्टर से मिले। मतलब कोविड के बाद जैसे बिल्कुल, ऑनलाइन चीजें चेंज हुई है, उसकी शायद इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोगों को उसमें भी बैक टू बेसिक्स जाने की ही जरूरत है, कि बहुत जितना ज्यादा। ह्यूमन कनेक्ट रहेगा उतना ज्यादा अप्रोच जो है ज्यादा, या फिर आप एक अपना एक और एक अपनी आइडेंटिटी बता पाएंगे सामने वाले को। डेफिनेटली। और ये मैं तो कई बार रियलाइज करता हूँ कि मैं कई बार अपने असिस्टेंट्स के साथ मीटिंग कर रहा होता हूँ कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या हम कहीं अलग जगह पे हैं, तो वो मीटिंग चलती है 3-4 घंटे ऑनलाइन, जी। और यही हम एक कमरे में बैठे हो 1-1.5 घंटे में मीटिंग भी हो जाती है और मस्ती भी हो जाती है और चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं और बातें भी हो जाती हैं। जी। लाइफ की 4 बातें, एक दूसरे का मजाक बनाना, और उसके साथ साथ फिर आप घर जाते हो 2-2 ढाई घंटे के बाद आपको लगता है यार चलो अच्छा है। जी। तो डेफिनेटली। इंसान, हम वी आर कम्युनिटी एनिमल्स। जी। we are our genetic syndrome जी। is to be together in communities. जी। We can't forget that. जी। तो वो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जीन पूल अंदर से रोता रहता है, आपका जी। डीएनए स्ट्रक्चर रोता रहता है, जी। क्योंकि वी आर नॉट डिजाइन टू बी अलोन। जी। तो डेफिनेटली सो। जी, ये मेरा मानना है। जी। बाकी फिर आपने इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बताया, तो आपको क्या लगता है, मतलब इम्प्रोवाइजेशन की क्या चीज होती है जो कि ज्यादा एक एक्टर में होनी चाहिए? जैसे स्क्रिप्ट्स पे आपने बताया कि आप फ्रीडम देते हैं अपने एक्टर्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो मतलब कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ तक फ्रीडम देनी चाहिए एंड उसके बाद मुझे थोड़ा सा लिमिटेशन लगा देनी चाहिए कि इतना ज्यादा भी इम्प्रोवाइज नहीं करना कि आउट ऑफ द स्क्रिप्ट चला जाए? तो वो आपका बिल्कुल। क्या डायरेक्टर रूल है? मतलब आपने पहले ही बोला कि किसी स्पेसिफिक रूल से नहीं जाते, बट स्टिल क्या आपका क्या क्राफ्ट रहता है उसमें? आई थिंक मेरा इसका एक, मैं आपको एक मेटाफर दूंगा। एक बचपन में हमारे एक खिलौना होता था, वो बॉल बांधते थे हम एक इलास्टिक से जी। और उसको फेंकते थे ताकि वो जी। पास आए वापस। जी। अगर आपको, हाँ जी, बिल्कुल। इम्प्रोवाइजेशन मेरे लिए कुछ वैसी ही चीज है।
कि दायरे में खेलो। मैं किसी को खेलने से मना नहीं करता, जी और मैं किसी को ये नहीं बोलता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। मैं कहता हूं कि ये दायरे हैं, मुझे यहां से यहां पहुंचना है। जी आप ऐसे पहुंचो, ऐसे पहुंचो, ऐसे पहुंचो, ऐसे पहुंचो, ऐसे पहुंचो, जैसे भी पहुंचो, जी आप मुझे पहुंच के दिखाओ। जी फिर अब आप इस दायरे के बारे में सोच रहे हो एज अ जी परफॉर्मर, पर मैं बड़ी पिक्चर के बारे में सोच रहा हूँ। जी हो सकता है कोई इंसान सिंगुलैरिटी में उस सीन की इम्प्रोवाइजेशन को अलग तरीके से देख रहा हो, जी और मेरे माइंड में एडिट है, जी पिछला सीन क्या था, अगला क्या होगा, हाँ जी टेम्पो क्या है। जी तो मेरे माइंड में उनके 10 ऑप्शंस में से 3 को शॉर्टलिस्ट करना मेरा काम है, जी और उन 3 में उनको फ्रीडम देना कि ये 3 रूट सही है, करो। जी जी वो बैलेंस खोजना मेरा काम। तो जी मुझे ये लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन, चाहे वो डायरेक्टर की हो, चाहे वो राइटर की हो, चाहे वो परफॉर्मर की हो, उतनी होनी चाहिए कि वो बात दायरे को ना तोड़े। जी और वो दायरा, वो बड़ा दायरा सबको समझाना भी एक डायरेक्टर का काम है। जी जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम कुछ शूट कर रहे हैं जो कि एक स्मॉल टाउन की स्टोरी है। जी अब मान लीजिए आप एक्चुअल स्मॉल टाउन में जाके शूट नहीं कर रहे, हाँ जी आप एक बड़े शहर के कुछ हिस्से में शूट कर रहे हो जहां आपको स्मॉल टाउन दिखाना है। जी अब हम मान लो दिल्ली की छत पे गए, और मेरे डीओपी खुश हो गए कि अरे मेट्रो है, कितनी बड़ी दिल्ली दिख रही है, शूट करते हैं। जी और मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं नहीं, हम दिल्ली में शूट कर रहे हैं, पर हम क्या दिखा रहे हैं, सोनीपत। हाँ जी तो आप मुझे इतना बड़ा शॉट मत दो, आप मुझे छोटा छोटा शॉट फ्रेम दिखाओ, छोटा कर कोई दीजिए। छोटा शहर है। जी अगर मैं अपने ड्रोन ऑपरेटर को बोलूँ आप मेरे को ड्रोन शॉट पे पूरी दिल्ली मत दिखाओ, हाँ आप जी दिल्ली से बाहर जाओ, ड्रोन शॉट मेरा बाहर से लेके आओ, हाँ ताकि जी मेरा दायरा, जी वो दायरा सेट हो गया मेरे ड्रोन शॉट से। जी और फिर उसके अंदर, एक घर के अंदर मैं लोगों को कितना भी टापने को बोलूं, हाँ जी पहले दायरा सेट कर दिया, फिर आप करते रहो। जी सो मेरा काम कई दफा होता है दायरे को सेट करना, हर जी इंसान के लिए, जी खुद के लिए भी, जी और उस दायरे में सबको खेलने देना। हाँ जी और फिर वो पीटी टीचर की तरह सीटी मार देना, अगर कोई गलत जा रहा है तो वापस आ जाओ, जी थोड़ा इधर को चलो, जी और खेलने देना। जी क्योंकि मतलब अलाउ भी स्कूल, करना है कंट्रोल भी करना, दोनों आपका गिव, मतलब एक तरीके से फ्रीडम भी हाँ देना। देखिए, स्कूल में जो हमारा ग्राउंड होता था, जी उसी ग्राउंड में असेंबली होती थी, जो जी सबसे बोरिंग चीज होती थी। जी और उसी ग्राउंड में गेम्स पीरियड होता था, हाँ जी जो सबसे मस्ती वाला होता था। जी और उसी ग्राउंड में छुट्टी भी होती थी, जिसमें सबसे ज्यादा हुड़दंग मचता था। जी तो ना आपको असेंबली करानी है, ना आपको छुट्टी देनी है, जी आपको गेम्स पीरियड लगाना है। अच्छा जी तो आप बच्चों को मस्ती कराओ, हाँ पर जी रूल्स भी हों। जी तो ये मेरा मानना है। जी डेफिनेटली। एंड फिर जैसे कि कोई एक नया डायरेक्टर है, उसका आप क्या एडवाइस देंगे बजट के मामले में? जैसे जो भी आप फिल्म्स बनाते हैं उसकी बजटिंग भी होती है, तो मतलब अराउंड डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आपका क्या लगता है कि अगर कोई नया डायरेक्टर अपना कुछ शुरू करना चाह रहा है, तो 60% बजट जो है वो कहाँ पे स्पेंड करे ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपना इम्पैक्ट स्क्रीन पे? और या वेब सीरीज के बजट कैसे डिफर करता है उससे, कुछ भी अगर वो डायरेक्ट करना चाह रहा है? कि देखिए, इसमें मेरा मानना ये है, और ये तो मेरी भी एक अभी पर्सनल जर्नी चल रही है खुद, कि मैं अभी तक जैसे जो वेब शोज डायरेक्ट करता हूँ, ये कमीशन्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी राइट। तो इसमें एज अ डायरेक्टर मुझे बजट कहाँ समझना है, मुझे जी बजट ये समझना है कि मान लो मुझे ये 5 करोड़ या 10 करोड़ मिला है, जी जिसमें मुझे ये 35 दिन या 40 दिन शूट करना है। हाँ जी उस अमाउंट में, इतने नंबर ऑफ शूट डेज में, मुझे मेरे दायरा पता होना जरूरी है, जी कि मैं 15 गाड़ियां नहीं मंगा सकता, जी या अगर किसी दिन 15 गाड़ियां मंगानी है तो किसी 5 दिन साइकिल पे काम चलाना पड़ेगा। जी ओवर स्पेंड नहीं कर सकते। सी अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस। जी मैथ्स को समझना सबसे जरूरी है, हर डायरेक्टर के लिए, हर राइटर के लिए। जी कई दफा मैं कई राइटर्स को बोलता हूँ कि जब आप लिखते हो, जी आपको प्रोडक्शन वैल्यू माइंड में रखना भी बहुत जरूरी है। जी इकोनॉमी ऑफ राइटिंग की एक टर्म है, वो इकोनॉमी ऑफ राइटिंग यही कहती है कि पर पेज आप कितना खर्चा कर रहे हो, जी वो समझना बहुत जरूरी जी है ना। कमर्शियल फिल्म है तो आप 10 रुपए खर्च कर सकते हो, है ना। जी अगर बहुत ही बड़ी कमर्शियल फिल्म है तो आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो। जी पर अगर इंडी फिल्म है तो आपके पास खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। जी
आपको फ्री में कैसे काम निकालना है वो करना है। हाँ जी। तो आपको ये समझना जरूरी है प्रोड्यूसर के साथ बैठ के कि उनके फाइनेंशियल क्या बाउंड्रीज हैं। जी। और अब अगर आप एज अ डायरेक्टर कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें आप ही को एंड टू एंड देखना है, जी। रिलीज देखना है, मार्केटिंग देखना है, तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे कई बार लगता है जो डायरेक्टर्स करते हैं, दे एग्जॉस्ट देयर मनी इनटू जस्ट मेकिंग इट। जी। प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी पब्लिसिटी भी जरूरी है। जी। मार्केटिंग भी जरूरी। मार्केटिंग का पैसा, एग्जैक्टली। जब तक ऑडियंस को सिर्फ पता नहीं होगा तो वो उस पे स्पेंड क्यों करेंगे? क्यों करेंगी? तो सिर्फ शूट करना जरूरी नहीं है। कई बारी लोग कहते हैं यार पैसे इकट्ठे हो गए शूट कर लेते हैं, जी। फिर एडिट के पैसे ही नहीं है। फिर वो कहते हैं यार एडिट भी हो गया, अब उसको फेस्टिवल सर्किट्स में भेजने के पैसे नहीं है। जी। फिर आपने फेस्टिवल सर्किट में भी भेज दिया, जी। अब उसको रिलीज करने के पैसे नहीं है। जी। तो मेरा मानना यह है कि आपको आपकी रिलीज स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। जी। क्या आप इस फिल्म को फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हो? जी। क्या आप इसको कमर्शियल रिलीज के लिए बना रहे हो? जी। क्या आप इसको बस ओटीटी रिलीज के लिए बना रहे हो, या थिएट्रिकल रिलीज के लिए बना रहे हो, जी। या फिर बस एक फिल्म को एज अ शो रील बना रहे हो दिखाने के लिए लोगों को कि मैं एक फिल्म बना सकता हूँ? जी। फिल्म का फाइनल एंड विजन को समझ के उसके बेसिस पे खर्चे करो, उसके बेसिस पे बजटिंग बनाओ। वो जी। आई थिंक सबसे जरूरी है। मतलब बजटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो पहले से ही आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे बहुत। ओवरऑल लेना है। साथ में यस, प्रमोशंस के लिए भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि मुझे फिर प्रमोट करना है, मार्केटिंग में कितना स्पेंड करना है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि मतलब प्रोडक्ट और पब्लिसिटी दे गो हैंड इन हैंड, राइट? जी हाँ। आपको 10 रुपए की चीज बना के उसको 100 लोगों को बेचना है, या 100 रुपए की चीज बना के 10 लोगों को बेचना है। जी। आपको आपकी मार्केट पता होनी चाहिए, जी। है ना? डेफिनेटली। और तो Yeah. बाकी मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो आपको लगता है कि आपने सीखी है अपने करियर से, जो बाकी न्यू कमर्स को अवॉइड करनी चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, एनीथिंग, जो आपने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा, जो आप न्यू कमर को बताना चाहिए कि ये तो नहीं करना चाहिए, इसके अलावा कुछ आप कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग? मेरा थोड़ा अप्रोच अलग रहता है। मैं बहुत 3 सुंदर सुंदर बच्चियों का मामा हूँ। जी। तो एज अ मामा मैं तो यही चीज बोलता हूँ उनको कि बच्चों जो करना करो, जी। सारी गलतियां करो, गिरो, कूदो, गिरने के डर से कूदो मत, ये मत करना। जी। बस किसी का गलत मत करो, क्योंकि आपने किसी का गलत किया ना, वो बात घूमते 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 आप तक पहुंचेगी। जी। लॉ ऑफ कर्म। 4 लोग किसी पार्टी में बैठ के आपके बारे में बात करेंगे। जी। सच्चाई से काम करो। ये मुझे लगता है, मैं अपना पेरेंट्स को इसका क्रेडिट देता हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत शुरू से ये बहुत क्लियरली बताया था कि बेटा कभी किसी का गलत मत करो। जी। और वो तो ये भी कहते थे रिस्क मत लो, पर मैंने रिस्क लिए। और जी। इसलिए मैं आगे सबको बोलता हूँ सारे रिस्क लो। जी। पर क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं करना चाहिए? कभी भी अपने फाइनेंसेस को लेके स्टूपिडिटीज मत करो। जी। मेरा मानना यह है कि एक बड़ा ही मिस इंटरप्रिटेशन होता है आर्टिस्ट का, कि आर्टिस्ट तो सिर्फ आर्ट के बारे में सोचते हैं। जी। हम तो गरीबी को रोमांटिसाइज कर देंगे, हम तो स्ट्रगल को रोमांटिसाइज कर देंगे। जी। मेरा मानना है ऐसा नहीं है यार। किसी भी फ्लावर को ब्लूम करने के लिए धूप, पानी, मिट्टी, फर्टिलाइजर, ये सब चाहिए, एक एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए। जी। आप कड़कती धूप में किसी फूल को नहीं बोल सकते कि तू उगता जा। जी। तो अपने आप को प्लीज फाइनेंशियली स्टेबल रखो ताकि आप अपने लाइफ के बड़े रिस्क ले पाओ। जी। ये मुझे लगता है एक टिप मैं बार 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 किसी भी नए आर्टिस्ट को देना चाहूंगा, जी। कि अपना 1 साल का खर्चा, 1.5 साल का खर्चा सेविंग्स करते रहो। लिव बिलो योर मीन्स। ऐसा जी। नहीं है कि आपने 10 लाख कमाए तो 15 लाख का लोन लेके गाड़ी ले ली। हाँ जी। इतना कमाए तो 1 लाख रुपए खर्च करो, आपका हक बनता है। जी। 9 लाख रुपए की सेविंग करो, क्योंकि जी। कभी नहीं पता एज एन आर्टिस्ट की कब कमी आ जाए काम की, जी। है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी लेके चलना चाहिए किसी आर्टिस्ट को, अगर चाहे वो न्यू कमर हो तो ज्यादा ही लेके चलना चाहिए कि 1 साल और का आप ज्यादा, अपने पास फाइनेंसिस रखो।
तब आपको आना चाहिए मुंबई, ऐसे डायरेक्टली बिल्कुल। नहीं आना चाहिए। एंड साथ में डेफिनेटली। बाकियों को भी लेके चलना चाहिए, जब आप स्टैब्लिश हो गए हो थोड़े टाइम में, तब भी आपको वो फाइनेंशियल फैक्टर लेना चाहिए, बिलो द मीन्स हाँ जो आपने बोला रहना हाँ, चाहिए। और अब तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है, राइट? अब जैसे अब मैंने लास्ट ईयर कुछ एक रिस्क लिया, तो अब मैं सिर्फ पर्सनली नहीं ले सकता था ना वो जी रिस्क। जी I sat down with my wife, I did those calculations, जी I sat down with my work partners, I sat down with my parents। जी। मैंने पहले सारे पर्सनल एक्सपेंसेस समझे कि अगले 1 साल पर्सनल लाइफ में क्या क्या खर्चे आ रहे हैं। हाँ जी। क्या उतना पैसा है, उसको अलग करो। खुदा जी ना खास्ता कुछ गलत हो जाता है तो क्या उसका एक्स्ट्रा पैसा है, उसको भी अलग करो। जी उसके बाद कोई जरूरत है, उसको अलग जी करो। जी। तो अलग अलग। इंश्योरेंस पॉलिसी, जी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म पॉलिसी, ये सब जी साइड करो। जी आप कितने महीनों का पैसा बच गया? जी। ये तो बच है। गया 5 महीने का पैसा। जी अब बेवकूफी ये होगी कि आप कहो 5 महीने का पैसा है मतलब 10 महीने तो निकाल लेंगे। जी पर सच्चाई ये है कि 5 महीने का पैसा है मतलब 2 महीने निकलेगा। जी क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ अवधि तो आ ही जाती है। जी। तो अनफोर्चुनेट ये सर्कमस्टांसेस के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जी डेफिनेटली, ऑलवेज। सो यू नीड टू बी अ गुड फाइनेंशियल प्लानर जी इफ यू वांट टू फ्री इन योर क्रिएटिविटी। जी और आई थिंक ये मेरा मानना है ना, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहां पे यही ऑप्शन है जीने का। जी हो सकता है अगर मैं किसी बहुत अमीर बैकग्राउंड से आता तो मैं अलग टिप्स देता। जी और मैं एक बड़े प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। जी। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा एक आर्टिस्ट बना है तो हाँ जी। उसका एक। कॉन्टेक्स्ट अलग जी जी है। तो इसलिए मेरा ये टिप होगा। जी, डेफ़िनेटली सो। बाकी फिर आपने बहुत अलग-अलग एक्टर्स के साथ में काम किया है, फ़िल्म्स में आपने काम किया है, क्यूबिकल्स में आपने काम किया है। तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब जब आपने ऋतिक सर के साथ में काम किया था या तान्या मैम के साथ में काम किया था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? या अभिषेक सर के साथ में काम किया था क्यूबिकल्स में? तो बहुत सुंदर जी, एक्सपीरियंस, मतलब ये सब अलग अलग टाइप के एक्टर्स हैं और ये सब बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं अपने अपने क्राफ्ट में। अ, मेरा तो सबके साथ दोस्ती हो जाती है जी, और वो दोस्ती लंबी भी चलती है। जी, तो इतना सुंदर एक्सपीरियंस, इतना उनसे भी सीखने को मिलता है। अ, तो मतलब आई थिंक इसमें मेरे पास कोई और आंसर ही नहीं है कि बहुत जी, मजा आता है इन सबके जी, साथ काम करने में। जी, अगेन डिफरेंट प्रोसेसेस, सबके प्रोसेस अलग थे। उन प्रोसेसेस को समझना मेरा काम था। पर एक बार वो समझ लिया और उनको भी आप पे ट्रस्ट हो गया, आपने उन पे अपना ट्रस्ट दिखाया, जी, देन इट्स मैजिक। जी। बाकी फिर मतलब आपने ये भी बताया था कि मैरिज हैव चेंज्ड यू अ लॉट, कि उसने भी आपको एक आर्ट को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो आपका चेंज किया है। तो आपकी जी, स्टोरीज में वो कैसे चेंज हुआ? एम्पथी बढ़ गई मेरे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बेस वैल्यू चीज है, एम्पथी। जी, मुझे ये लगता है कि एम्पथी बढ़ गई क्योंकि आई थिंक, एंड नॉट मैरिज, मैरिज से भी एक हुआ और एक एक लव से भी हुआ, राइट? लाइक फॉर जी, मी विद माय पार्टनर, वी वर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी, सो जब आप किसी से लड़ते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, आप उनको कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते जी, और आप अपना पॉइंट भी रखना चाहते हो। जी, तो इसमें आपको बहुत फाइन मार्जिन्स पे चलना पड़ता है। जी, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो जिनको आप प्यार करते हो, चाहे वो आपकी नीसेज हो, आपकी बहनें हो, आपकी वाइफ हो, जब आप प्यार की वैल्यू समझते हो तब आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। जी, उससे आप और एम्पथेटिक होते हो। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा, जब मैं प्यार को समझना शुरू हुआ जो मेरे पार्टनर के थ्रू हुआ और फिर जो आगे जाके मैरिज में कन्वर्ट हुआ, इज आई बिकेम मोर एम्पथेटिक टुवर्ड्स अदर पीपल। जी, आई बिकेम मोर प्रैक्टिकल। आई then learned to find a very fine balance in balancing my personal selfish wants as an artist जी, and my, as I said, public facing part as a husband, as a जी, brother, as a आप अलग हाँ अलग जी, रोल्स परफॉर्म जी, करते हो अपनी लाइफ जी, में। जी, तो रोल्स को परफॉर्म करने का बैलेंस सीखना आई थिंक मुझे मैरिज ने सिखाया है। जी। डेफिनेटली फो मतलब आपने बताया भी था, जैसे जब आप सीन के बारे में भी बता रहे थे कि वो जो तान्या का जो डांटने वाला सीन था उन्हें, तो वहां पे उसने भी आपको एक चेंज किया। बाकी फिर मतलब या पार्टनर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब आप एक क्रिएटिव फील्ड में होते हो? मतलब बाकियों में तो एटलीस्ट ये होता है कि स्टेबल जॉब है थोड़ा,
कि जी इतने ज्यादा इनसिक्योरिटीज नहीं है, एक जी स्टेबल सैलरी आ रही है। ठीक है, अगर ले जी ऑफ की है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप दिखाओगे कि हाँ ठीक है मैंने एक डिग्री अचीव की है। जी आर्टिस्टिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। तो जी। कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मुझे ये मैं कई बार बोलता हूँ कि एक आर्टिस्ट होना मुश्किल है, पर एक आर्टिस्ट का पार्टनर होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जी क्योंकि आर्टिस्ट का दिमाग तो थोड़ा टेढ़ा होता ही है। वो कहते हैं कि गरीबी है तो गरीबी में ही सही। पर जो हमारे पार्टनर्स हैं, अब जैसे वृति जो मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझे ये चीज कई बार सिखाया लाइफ में कि अपने लाइफ से जो आपको चाहिए ना, उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जी गरीबी है तो गरीबी है, सही नहीं बोलना। जी मैं आर्टिस्ट हूं, मुझे अमीर होना है ये बोलना है, जी और मेहनत करना है। जी मेरी वाइफ एक इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स इन माई लाइफ। जी मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ नहीं होता अगर वो मेरे साथ नहीं होती। जी क्योंकि जीवन के प्रैक्टिकल अप्रोचेस के बारे में उसने मुझे इतना सिखाया है, खुद से प्यार करने के बारे में उसने मुझे इतना सिखाया है, जी एक अपनी वैल्यू रखना उसने मुझे इतना सिखाया है। अभी कोई बाहर इवेंट्स होते हैं, वो मुझे बोलती है नहीं अच्छी शर्ट डाल के जाओ, 10 लोग तुम्हें देखेंगे। मैं जी कहता हूँ कि लोगों ने मेरा शो देखा है बहुत है। वो जी कहती है नहीं, शो देखा है वो अलग बात है। एक महंगी शर्ट डालो, एक महंगी घड़ी डालो, ताकि उनको जब लगे, जब आप इतने पैसे मांगोगे, कि हाँ ये बंदा वर्थ इट है। जी अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना। जी और और ये तो हो गया आपके लिए वो क्या करते हैं। और दूसरा जी होता है वृत्ति के पर्सनल सैक्रिफाइसेस होते हैं। जब मैं उसको देखता हूँ कि मैं अपने क्रिएटिव प्रोसेसेस में जब इतना बिजी हूँ कि मैं महीनों महीनों तक कमरों से निकलता नहीं हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, मूड खराब है, जी क्रैंकी हूँ, जी पेशेंस रखना और समझना कि अगर मैंने उस टाइम पे कुछ बोल दिया, कि अब वो समझ जाती है और वो मेरे को मजाक में बोलती है क्या वो तुम्हारा सीन क्रैक नहीं हुआ क्या। जी और मैं और मेरी हंसी निकल जाती है और मैं समझ जी जाता हूँ कि ये समझ गई जी है ना। तो किसी आर्टिस्ट के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना एक बहुत मुश्किल अ, जी वो है, चीज है। क्योंकि हमारे फिल्म्स भी जो है ना, हमारे फिल्म्स हमेशा आर्टिस्ट लाइफ को एक बहुत मेसी लाइफ की तरह दिखाते हैं जी और ग्लोरीफाई करते हैं। जी आर्टिस्ट्स को नॉर्मल वर्कर्स की तरह नहीं दिखाया जाता, जी जी जो मुझे लगता है बहुत गलत है। जी कि एक आर्टिस्ट भी उतना ही डिसिप्लिन से उठ के अपना काम करता है। जी रोज डेफिनेटली। उठोगे, रोज अपना रियाज करोगे, रोज अपने काम पे जाओगे, वापस आओगे। सिर्फ मेसी वे नहीं है आर्टिस्ट्री को जीने का, एक स्ट्रक्चर्ड वे भी हो सकता है आर्टिस्ट्री को जीने का। जी उस स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरी वाइफ प्ले करती है, जी कि वो लाइफ में एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लेके आती है। एक बैलेंस लेके आती है, जो आर्टिस्टिक जर्नी बैलेंस में जो लेके, क्रिएटिव एक एंकरिंग डायरेक्शन है लेके, एक उससे आपको। एंकरिंग लेके आती है। जी कि अगर मैं हवा में कई बार उड़ रहा होता हूँ, नया नया रिलीज हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, ईगो आ चुकी है, वो मुझे डांट देती है जाओ बर्तन लगाओ। जी तो आपको एक एंकर, कि आप सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हो, जी आप एक बेटे हो, आप एक हस्बैंड हो, आप दोस्त हो। वो जी मुझे कई बार बोलते हैं अपने दोस्तों से नहीं मिले, तुमको पता है कितने महीने हो गए, अपने दोस्तों को मिलो। जी तो मैं अपने लाइफ का बहुत ज्यादा क्रेडिट उसको देता हूँ। और क्योंकि मेरी लाइफ में वो है, मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी आर्टिस्ट्री को देखना चाहता हूँ। जी क्योंकि वो एक ऐसी चीज है मेरी लाइफ में, एक एक ऐसा पिलर है मेरी लाइफ का जिसको मैं कभी खोना नहीं चाहता। जी दैट इज मेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एज अ ह्यूमन बीइंग, जी एज एन आर्टिस्ट। जी कि वो प्यार नहीं मिलता जी आज की दुनिया में। जी तो आई थिंक वो सपोर्ट सिस्टम मेरी वाइफ का बहुत ज्यादा है इस हाँ सब में। जी सर। जी डेफिनेटली सर। तो बाकी लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ भी एडवाइस देना चाहेंगे ऑडियंस को जो कि शो को देख रहे हैं। मैं बस ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पकड़ के रखिए, और अपने अंदर अपने आप को खोजते रहिए। जी बहुत सुंदर दुनिया है, एक दूसरे को प्यार दीजिए। और प्यार प्यार में आप देखिए आप क्या नहीं कर सकते। जी तो अभी यही मेरा एडवाइस होगा इस टाइम से। जी फॉर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शब्दों का सफर। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके, आपसे बहुत सारी डिटेल सीखने को मिली डायरेक्शन से रिलेटेड। जैसे हम डायरेक्टर की जर्नी को देखते थे, बहुत अलग तरीके से देखती थी, एक पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा चेंज हुआ। एंड साथ में आई थिंक जी न्यू कमर्स को भी एक ओरिजिनल चीज का पता चला होगा कि उन्हें जो एक्टिंग की क्राफ्ट में कैसे दोबारा से बेसिक्स पे आने की जरूरत है। इतना जी हमें जी एडवांस करने की जरूरत नहीं है। एंड साथ में जो है
ऑल द बेस्ट फॉर आपकी सारी नई फिल्म्स के लिए, आपकी नई भी आ रही है शिक्षा के लिए, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड या फिर ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए आप शब्दों के सफर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।